द प्लान फॉर ऐसे राइटिंग इज, हमने ना जब प्रीवियसली हमने 3 टॉपिक लिए थे जिसपे हम एसेज लिख रहे थे। एक हमने विमेन लिया था, एक हमने चिल्ड्रन लिया था और एक हमने एडुकेशन लिया था। ये पिछले 3 थे। तो 3 में जैसे जितने भी लोग नए हैं जिनको ये बात का कम आइडिया है, हम लोग बेसिकली 3 विमेन के ऐसे का ऑप्शन देता हूँ, 3 चिल्ड्रन देता हूँ, 3 एडुकेशन देता हूँ। पूरी कोशिश यही रहती है कि तीनों 3 टॉपिक्स अलग हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट और कोर सेम हो, पर तीनों टॉपिक का अप्रोच अलग हो और अकॉर्डिंगली बच्चा उस चीज को ट्राई करे। जैसे इस बार जब हमने ऐसे लिया था तो 3 टॉपिक जिस पे अपन ने लिया है, जैसे वन इज हेल्थ, the other is poverty, and the third is employment, right? पहला वाला देखते हैं। जैसे 3 जो हेल्थ के टॉपिक लिए थे, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इंडिया ब्रिज द गैप बिटवीन हेल्थ केयर एस्पिरेशंस एंड ग्राउंड रियलिटीज टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल नाम का टॉपिक है। अपने में से कोई किसी ने जो ये अटेम्प्ट किया हो? क्या मतलब है मेरा सेकंड और थर्ड टॉपिक देने का? I was thinking nicely while putting 1, 2 and 3 numbering. I think I judged it wrong. मुझे लगा कि पहले वाले को लेकर लोग सोचेंगे कि बहुत जनरल हो जाए। अच्छा, तुम्हारा वही रीजन हो सकता है लिखने का कि जनरल हो सकता है। Because the second one is technology and policy transforming rural healthcare in India. So I wanted good technologies that you'll write so that rural healthcare can go better, and some good policies that you can either critically analyze or you can suggest that can improve rural healthcare in India. तो ये काफी जेनिथ वाला ऐसे हो सकता था। एंड थर्ड ऑब्वियसली सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसका सोसाइटी से लेना देना है। एड्रेसिंग द रूट कॉजेस फॉर अ हेल्थियर इंडिया। सो द फर्स्ट वन, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके मैं रीड कर देता हूं। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, सवाल ये, कैन इंडिया ब्रिज द गैप बिटवीन हेल्थ केयर एस्पिरेशंस एंड ग्राउंड रियलिटीज? ग्राउंड रियलिटीज एंड ये टॉपिक है, सही है। जैसे मैक्सिमम लोगों ने इस क्लासरूम में अगर यही वाला ऐसे अप्रोच किया है तो बता, जैसे व्हाट पार्ट ऑफ द essay will fetch you the maximum marks? I hope I've just, मैंने एक डायग्राम बनाया है उस बात को समझाने के लिए। मैं फिर से टॉपिक रीड कर देता हूं। डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इंडिया ब्रिज द गैप बिटवीन हेल्थ केयर एस्पिरेशंस एंड ग्राउंड रियलिटीज टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल ब्रीच कैसे करेगा? ओके, ब्रीच कैसे करेगा वो? जैसे जैसे ब्रीच कैसे करेगा का सादा मतलब क्या हो रहा है, कि सवाल क्या पूछ रहा है? लिंकेज। लिंकेज। जैसे नो, सबसे मैक्सिमम नंबर इस चीज के मिलेंगे। कारण बताता हूं। इस ऐसे को मैराथन लेवल पर पहले समझते हैं कि कोई भी स्टोरी लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मैं उस पर तो बात ही नहीं कर सकता बिकॉज एवरीबडी कैन हैव अ डिफरेंट स्टार्ट ऑल टुगेदर। अल्टीमेटली इट इज अबाउट हिटिंग द राइट डेक। बट गेम इस बात का है कि आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा ऐसे के फर्स्ट सेकंड पेज पे ही, क्योंकि ऐसे कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इंडिया का, तो तुमको ये लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर कोई भी ऐसे 5-7 फैक्टर तेरे को फटाफट लिखने हो, जिसको ये सजेस्ट करना हो तेरे को कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, तो क्या क्या लिखेगा फटाफट? जीडीपी कितना है अभी?
6.5, 5 ट्रिलियन का तो प्लान है। नहीं GDP rate, जीडीपी ग्रोथ रेट, हाँ हाँ, तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज अराउंड 7%। टॉप 5, $3.2 बिलियन की करंट इकोनॉमी है। ये 3 बात हो गई, और उसके अलावा मेरे को 5-7 डेटा चाहिए जो ये बता सके कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ले रहा है। एफडीआई क्या लिखेगा, इतना एफडीआई में कितना आ रहा है? ऐसा हवा नहीं चलता है। टैक्स कलेक्शन, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट नहीं होता है मैडम जी। सेविंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट नहीं होता है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ लिखते वक्त फटाफट सामने वाले को मनाना हो, तो ऐसे कौन कौन से 10 टॉपिक है कि आदमी फटाफट लिखे, तो ऐसे राइटिंग में, क्योंकि ऐसे इस पे नहीं है, ऐसे तो इस साइड पर है, तो अल्टीमेटली कुछ तो ऐसा फटाफट लिखना पड़ेगा ना जिससे सामने वाले को पता चल जाए दैट, क्योंकि ऐसे कहां से स्टार्ट होता है, डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ में बता दो सही कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। सो देन यू टॉक अबाउट जीडीपी $3.2 ट्रिलियन, 3.2, 3.5, लोग 4 बोलने लग गए। अच्छा, मैं तो 3 to 3.5 ही लेता था, वॉट एवर, जैसे नॉट गोइंग इनटू नंबर्स टू मच। जैसे जीडीपी $3.5 बिलियन, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ कंसिस्टेंटली इट हैज बीन अराउंड 6.5 to 7%। जैसे थर्ड, रेमिटेंस जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो कितना है अभी? इट हैज क्रॉस्ड $100 बिलियन ऑफ रेमिटेंस एवरी ईयर। जैसे हमारा जो सेंसेक्स है वो 81,000 का मार्क ब्रीच कर गया है। जैसे yesterday I am talking about, yesterday it was on a historic high. What does that suggest? इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। ये सब कम से कम 5-7 ऐसा, जैसे जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन है उसका एवरेज मंथली 1.25 करोड़ होने 1.25 लाख करोड़ होने लग गया है। इतने में तो तुम सामने वाले को एक पेज में बता दोगे टैक्स कलेक्शन, रेमिटेंस का आना, जीडीपी का ग्रोथ होना, ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर किसी को अच्छे से याद आता हो, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का पढ़ा रखो। आई जस्ट वॉन्ट गुड सॉलिड ऑब्वियस थिंग्स दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हमारा तो तीसरा टॉपिक एम्प्लॉयमेंट का था और पॉवर्टी का था, तो आप कोई ना कोई अगर अच्छे से टॉपिक पढ़ के आए तो वो बता देगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो बिकॉज पॉवर्टी रिडक्शन हैज टेकन प्लेस होलिस्टिकली ओवर अ 10 पीरियड ऑफ ईयर वेयर दिस इज डिप्लॉयड। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट दिस एंड एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग। ये तुम्हारे इकोनॉमिक ग्रोथ वाले पार्ट को बता देगा। भाई मेरे को चाहिए ऐसे में ये, क्योंकि वेरी क्लियरली गाइस आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी थिंक्स प्री कंसीव्ड नोशन के साथ कि हेल्थ पे आया है, बट ऐसे का टॉपिक थोड़ा तो केटर कर रहा है ना, और मैं आपसे एक पेज मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा। तो इसीलिए फर्स्ट पेज पे कोई भी टाइप की स्टोरी लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे पता है ग्राउंड रियलिटी में क्या था, कुछ भी नहीं था, फिर उसने अपनी जिंदगी में ये किया, ये करने के बाद आज देखो कितना हेल्दी हो गया है, ऐसा सब कुछ लिख देगा कोई भी आदमी, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाएगा। यस इट इज वेरी ट्रू दैट इंडिया होलिस्टिकली हैज अप्रोच्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय दिस ब्ला ब्ला ब्ला। फिर द आयरनी इज, ऐसा होना चाहिए था, द रियलिटी इज कि ऐसा है, तो तुम रियलिटी बताओगे ना हेल्थ केयर की, क्योंकि ऐसे कैसे जाएगा अपना, हेलो, ये फिर लिंक इज बेसिकली व्हाट, अपनी भाषा में इट्स मेजर्स, व्हाट मेजर्स आर यू प्लानिंग टू टेक ताकि हेल्थ केयर एस्पिरेशंस खत्म हो जाए, एंड देन द हेल्थ केयर एस्पिरेशन इफ अचीव्ड देन यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज हेल्थ फॉर ऑल। सवाल समझ में आ रहा है? इतना आर्थिक विकास हो गया है, अभी तो एकदम बल्ले बल्ले होना चाहिए था अपना हेल्थ, पर स्थिति ये है, तो क्या करें, ये करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो उससे हेल्थ बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा। ये ऐसे का फ्लो है 5 पार्ट में। पीपल आर स्माइलिंग, दैट मीन्स सम ऑफ देम हैव आइदर लॉस्ट द प्लॉट। इज देयर एनीबॉडी who's hit the deck? Okay, at least in terms of flow, so that's fine. Okay, second part, ground realities. चलो लेट्स जस्ट स्ट्रक्चर फास्टर। ग्राउंड रियलिटीज में कैसे कैसे तू फटाफट मेंशन करेगा, कोई तेरे पास स्टाइल है जिससे तू ये बताएगा कि ग्राउंड रियलिटी हेल्थ की क्या है? स्टैटिस्टिक्स अगर बताता चला जाएगा तो एक पेज में खत्म हो जाएगा। अब ये बोल रहा है, अब सपोज इस बंदी ने बोला अफोर्डेबिलिटी, क्या बोला था, सॉरी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और
अवेलेबिलिटी इसने बोला, पर इस 3 को तू 3 पेज में लिखने जाएगी तो तू ग्राउंड रियलिटी लिख पाएगी? जैसे कोई ना कोई तेरे को तरीका दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना ग्राउंड रियलिटी का। कोई तो तरीके का स्ट्रक्चर बना, जैसे आई एम जस्ट सेइंग कि अपने लोग किसी चीज में नहीं बोला हाँ भाई पेस्टरल जी, हाँ भाई ये, तो अगर तुमको हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम क्या ढांचे से लिखोगे ग्राउंड रियलिटी? कोविड-19 शी इज टेकिंग एन एग्जांपल। उसने एक एपिडेमिक लिया और उसने बोला कि ऐसा हो गया। कोई तरीका जिससे तुम, गाइस, हैज टू बी रूरल एंड अर्बन। दैट्स हाउ इंडियन गवर्नमेंट in general always addresses healthcare concerns in this country. तो ग्राउंड रियलिटी में हम अर्बन को लेकर अगर बात करेंगे तब तू ये 3 पार्ट ले लेना कि अर्बन में अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी का ऐसा इशू है, रूरल वाले में ऐसा इशू है। इतना क्लियर ग्राउंड रियलिटी आएगा ना कि कोई इसमें छूटेगा ही नहीं। जैसे एक और तरीका है ना इसको लेने का, कैसे? पेस्टल जी नहीं, वल्नरेबल सेक्शन है कि फीमेल्स को भी ये वाली स्थिति है, चिल्ड्रन को भी ये वाली स्थिति है, उसको ये वाली स्थिति है, वो वाली स्थिति है, तो तुम वल्नरेबल सेक्शन के हिसाब से ले सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? There are 8 vulnerable sections that we always talk about. It is women, it is children, old people, LGBTQ, specially abled, SC, ST, OBC. That's how in general we address. I'm not claiming them to be vulnerable sections in general, but theoretically ऐसे ही अप्रोच करते हैं। तो अगर तुम vulnerable section को ले लोगे तो एक एक vulnerable section का easily तुम ग्राउंड रियलिटी बता सकते हो। किसी बच्चे के ग्राउंड रियलिटी को बताने का सबसे इजी पार्ट क्या है कि वो इनहेरेंटली हेल्दी नहीं है, मालनरिश्ड है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हिडन हंगर का कोई इशू है तो बच्चे की एक अलग प्रॉब्लम हो गई, बूढ़े की एक अलग प्रॉब्लम हो गई। चल ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बूढ़े को इन 3 में से क्या प्रॉब्लम है? एक्सेसिबिलिटी का इशू है, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस प्रॉपर्ली, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी। फीमेल को इसमें से किस चीज का प्रॉब्लम है? अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। बच्चे को इसमें किस चीज का प्रॉब्लम है? अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम। अब बैठ रहा है ना, बच्चा माल नरिश्ड रह रहा है अफोर्डेबिलिटी की वजह से, औरत सैनिटरी पैड नहीं यूज कर पा रही है अवेलेबिलिटी की वजह से। अफोर्डेबिलिटी का इतना इशू नहीं है, 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए में भी अवेलेबल हो रहा है। तो ये वाले तरीके से तुम ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस कर सकते हो। कोई भी एक अच्छा तरीका ढूंढना। अगर ऐसा होता है ऐसे राइटिंग में कि हमने इस चीज को एड्रेस करने का सोचा पर अपना स्ट्रक्चर इतना स्मूथ नहीं आ रहा कि इस पर्सपेक्टिव से जाऊं या इस पर्सपेक्टिव से जाऊं या ये लेकर, लोग रैंडम लिखते जाते हैं। जैसे भी डेटा को लेकर बात हुआ तो ग्राउंड रियलिटी पे तू डेटा लिखता चला जाएगा तो कितना हैफजर्ड फीलिंग दे सकता है ना। किस चीज का डेटा लिखेगा पहले? एग्जैक्टली तो इसीलिए उसने बोला कि प्रॉब्लम्स में जो डेटा थे वो लिख दिया। इसका मतलब क्या किया? रैंडम लेवल पर खाली जो जो डेटा, जो जो प्रॉब्लम याद आता गया वो सेट कर लिया ना। करेक्ट तो है ही, रॉन्ग तो है ही नहीं, पर बेटर स्ट्रक्चरिंग वाली फीलिंग नहीं दे रहा ग्राउंड रियलिटी। फिर उसके बाद लिंक, या फिर कोई अच्छे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हेल्थ केयर का एक एस्पिरेशन भी है, जैसे वी। ओके, इंडिया का हेल्थ केयर एस्पिरेशन क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल ही तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ना। मैं क्वेश्चन, अनेमिया से, सिकल सेल से, इससे फ्री होना, उससे फ्री होना, वो सब कोई एक लाइन में। गाइस रिलैक्स, इट इज जस्ट टू अचीव ऑल द एसडीजी बाय 2030। विच ऑल एसडीजीज? ये हमारा हेल्थ केयर एस्पिरेशन है भाई। हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हम यही कसम खा के वापस लौटते हैं ना। उसमें सब अभी आगे इस पे क्या बात करनी है? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऐसे याद हो कि ट्यूबरक्यूलोसिस फ्री कब होने का सोच रहे हैं, मलेरिया कब फ्री होने का सोच रहे हैं, ये वो अगर एकदम क्लियरली बात करे कि सर ये हमारे हेल्थ केयर एस्पिरेशन है और हर एक का तुमको एकदम साल याद हो तो एक अलग फैक्टर है। वो है ही हेल्थ केयर एस्पिरेशन, उसमें से कोई डाउट नहीं। बट इंडिया का जो हेल्थ केयर एस्पिरेशन है दोस्त, वो एसडीजी अचीव करना है। एंड ऑनेस्टली इफ बाय 2030 इट इज जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ये सब सभी तो अपने एसडीजी हैं, वो अचीव हो गया तो क्या हमारा एस्पिरेशन हो जाएगा? हो जाएगा। एंड हेल्थ फॉर ऑल। तो इसीलिए जब लिंक वाला केस है ना, इसमें तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन लिखना ये है। चल अब बात कर लेते हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये है सर, और क्वेश्चन मैंने तुमको जो पूछा था वो पूछा था एसडीजी कैसे अचीव होगा, बस ये बता देता।
ये कोर था इस ऐसे का। किसी का समझ आ रहा है? अरे भाई वाई दिस ऑब्वियस था। तो ये सोल्यूशन वाला पार्ट तो सब घर से करके आते हैं कि कैसे हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें कोई भी आदमी कुछ भी लिख सकता है, बस उसका एक स्ट्रक्चर टीचर को रीड करते वक्त फीलिंग आनी चाहिए, हाँ ये पैराग्राफ वाइज गया है। अगर उसमें कभी भी जैसे इकोनॉमी ये ठीक कर देते हैं, फिर टेक्नोलॉजी में आ गए, फिर उधर चले गए, फिर उधर चले गए, वो मजा नहीं देता। पूरा पूरा एक एक पैराग्राफ होना चाहिए। कितने पेजेस का लिंक वाला तुम लिखोगे तो तुम्हारे नंबर सबसे ज्यादा आएंगे। कम से कम ये मेजर्स वाले कितने पेज होने चाहिए, ये मेजर्स ही है ना। व्हाट आर द मेजर्स दैट समबडी विल टेक कि ग्राउंड रियलिटी से हेल्थ केयर एस्पिरेशंस अचीव हो जाए। कितना पेज लिखोगे? कम से कम 3। 3, क्योंकि ऐसे का जो कोर है वो यही है कि हाउ आर यू प्लानिंग टू अचीव। क्लैरिटी आ रहा है? तो ग्राउंड रियलिटीज की जगह चैलेंजेस लिख के आ गए। अब बस वही प्रॉब्लम है। ऐसा होता है कि चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर लिख कर आ जाते हैं। तो चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर जब लिख कर आते हैं तो पढ़ने वाले को यही प्रॉब्लम, अब अपने प्री कंसीव्ड होता है। हम लिख रहे होते तो हमको लगता है कि चैलेंज लिख दे, तो तू यहाँ चैलेंज यही चैलेंज है, बराबर है। पर क्या है कि अच्छा वर्ड प्ले करके लिखता ग्राउंड रियलिटी तो सब पकड़ा भी जा सकता है कि चैलेंज कहां पूछ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पूछ रहे हैं। तो डिस्कशन में बच्चा क्या बोलेगा, अच्छा सर वही तो चैलेंज है। तो पर उसके लिए तू सामने होना चाहिए। अब ऐसा होने वाला नहीं है, तो इट्स जस्ट एड्रेसिंग इट प्रॉपरली, तो विच इज फाइन ओनली। चैलेंजेस एंड सोल्यूशन वो तो देखो तीनों ऐसे में आएगा। पुट कहां और किस तरीके से करना है उसका स्किल सेट लगेगा, ना तो है ही नहीं। हेल्थ फॉर ऑल क्या है? जैसे माय क्वेश्चन इज, पीपल आर लुकिंग एट मी नॉट सो वेरी नाइसली। माय क्वेश्चन इज कि लास्ट पेज तो आप सब ने हेल्थ फॉर ऑल में दिया होगा ना, तो क्या लिखा? मतलब ऐसे कैसे लिखा? प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं, अगर हम हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर लेते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इम्पैक्ट। तो यहां चला गया कि हेल्थ फॉर ऑल के बाद हो जाने से क्या हो जाएगा। द क्वेश्चन इज, द ऐसे का टॉपिक वॉज पैसा है, ये असलियत है, ये चाहिए, ऐसे करेंगे ऐसा हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं इसके फीचर, ये तो पूछ ही नहीं रहा हूं कि ये हो जाने से क्या होगा। हेल्थ फॉर ऑल मीन्स व्हाट? बिकॉज इफ यू सी द टॉपिक वेरी क्लियरली, इट्स इन इन्वर्टेड कॉमर्स। लिखा है कि the first thing is economic growth. Hmm. So it is quantitative. Hmm. What it does is, if GDP goes up, there is a probable chance that some percentage of people will be wealthy or rich. Hmm. So it divides the population, haves and have-nots, and then it creates a definitive ground for discussing what is all. Hold. What he is saying is this part of the essay. वो क्या बोल रहा है? मैंने देखा कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ ही लोगों के पास पैसा है, सबके पास तो पैसा आएगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो लोग तो अमीर हो जाएंगे लेकिन फिर भी कुछ छोड़ जाएंगे। तो तू ये वाले एस्पेक्ट पे है, मेरी बात को समझना, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद अगर तू इस वाले पार्ट पे चला गया ना, मतलब जो तू बात कर रहा है वो तू यहीं पाया जाएगा। मैं तो ऐसे को कंप्लीट में पूछ रहा हूं। एंड आई रिपीट अगेन, अपने लोग पैसे वाले हो गए, सच्चाई ये है कि अपने पास कुछ भी हेल्थ नहीं है, और अगर अपने ये मेजर ले लेंगे तो ऐसा बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये बल्ले बल्ले हो गया, तो हेल्थ फॉर ऑल मींस व्हाट? वो 3 पॉइंट्स ही लिखे, चल जाता है, चल जाता है। अमृतकाल से लिंक किया है, चला लूंगा। बट हेल्थ फॉर ऑल का क्या मतलब होता है? जैसे उससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बोला, अभी बात हुई थी ना, तो वो हेल्थ फॉर ऑल का एक पार्ट है। ओके, लेट मी पुट द क्वेश्चन इन अनदर मैनर। गाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमीर गरीब, मर्द औरत, बच्चा बड़ा,
टेल मी 5 थिंग्स इन हेल्थ दैट इफ एवरीबडी डज, भेदभाव नहीं है, सब बराबर होता है उसमें, क्या क्या? अभी आप मेजर्स कुछ लोग हैं। नहीं, जो तुमने जवाब दे दिया ना, वो हेल्थ फॉर ऑल है। गाइस, इट्स क्लीन एयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल लिविंग, दैट्स हेल्थ फॉर ऑल यार। मेंटल सोशल वेलबींग। हाँ, मैं समझ गया कि तूने हेल्थ फॉर ऑल में सोशल मेंटल ये लिख लिया, दैट्स नॉट, दैट्स हेल्थ की वेराइटी। आई एम सेइंग हेल्थ फॉर ऑल। अगर ये भी चारी चीजें मैं ले लो, मेंटल फिजिकल ये सब भी जरूरी है, बट अगेन इट शुड बी फॉर एवरीबडी का क्वेश्चन है। तो इफ यू हैव क्लीन वाटर, क्लीन एयर, मेरे को लग रहा है आप लोग बहुत फैंसी फैंसी सोचने लग गए हो। ये कोर है इसका, ये इसका कोर है, हेल्थ फॉर ऑल। देखो, ये सबको जाए चूल्हे में, तो दुनिया को समझ कि ये टॉपिक क्या बनाया था। अल्टीमेटली अगर आज ऐसे का ये टॉपिक नहीं डिस्कस हो रहा था, तो तू और मैं दोस्त के नाते क्या बात कर, भाई पैसा तो कमा लिया, और अपनी ये सब चीजें ठीक करते हैं, LIC ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, 2 डॉक्टर का कांटेक्ट होना चाहिए, ये भी ले लेते हैं, ये सब सब। तो क्या है कि आप अपने पीछे वाले आगे वाले अपने में से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली रोज यही करते रह जाएंगे क्या? अगर क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन ये सब सारी चीजें सब कुछ ठीक हो गई, तो अपने को कोई दिक्कत? सोच के देखना, 2031 में अगर आप में से कोई इंडियन फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर है, या इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में UNFCCC SDG में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से नया टारगेट बनाएंगे। हेल्थ फॉर ऑल इज बेसिकली ये कुछ टेनेट्स जो क्लीन हो जाए ना। सोच, ऐसे कोई एग्जांपल लेता, क्लीन एयर, या अच्छा चल सस्ता, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो हो जाएगी तो ग्राउंड रियलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हाँ कि ना? मुद्दा वो था मेरा, ऐसे के स्टाइल्स होते हैं, पर मेरा अपना मानना था कि ये सब हो, वो हेल्थ फॉर ऑल है। इंडिया अचीव करने की सोचता तो है, मतलब, पर ऐसा नहीं हो रहा। और बाकी जो आपने लिखा होगा, मतलब आई एम फाइन विथ इट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। फॉर ऑल में तो वो डायमेंशन आएगा ना कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ जो करंट डिस्कोर्स चल रहा है। अब इसने क्या बोला, ह्यूमन हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ये सब सब, बट अल्टीमेटली उसमें क्या चाहिए? क्लीन वाटर, क्लीन एयर। बट जो कोर्ट्स में जो हेल्थ फॉर ऑल हाँ। का जो नोशन चल रहा है आज तारीख में, तो इसने क्या किया, हेल्थ फॉर ऑल को वल्नरेबल सेक्शन में ना लेके तूने ह्यूमन, प्लांट, एनिमल वो सब लिख लिया, मतलब बेसिकली तूने बायोस्फीयर ले लिया, ठीक है। पर फिर भी कोर ये है कि उनको क्या अच्छा देना है। आंसर तो क्लीन एयर, क्लीन वाटर ही आने वाला है। एड्रेस कैसे भी तरीके से करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सबको मेंटल हेल्थ अच्छा दोगे, फिजिकल हेल्थ दोगे, तो फिर वही सवाल आ जाता है, तो उसमें क्या अच्छा देगा? क्वेश्चन उसी पे था। फिर सेकेंड वाले पे मूव करें, हेल्थ के। ओके, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। जैसे रूरल हेल्थ केयर, दिस इज द फ्लो ऑफ द एसे। फिर एकदम कड़क पॉलिसीज बताओ, पॉलिसीज की बुराई करो, पॉलिसी का गैप बताओ। ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो, पॉलिसी में गैप बताओ, और कुछ अच्छा सुझाव दो। यही होगा और क्या? जैसे सेम केस में टेक में क्या लिखोगे? टेक में क्वेश्चन, अच्छा एक बार देख लेते हैं। जैसे टेक में अपने को लिखने के लिए कोर तो समझ आ रहा है ना, कोई भी ऐसा ही टेक लिखना और उसका पूरा सेंटेंस लिखकर खत्म करना जिसमें तुम रूरल हेल्थ केयर ठीक करना। हाँ, तुम हेल्थ केयर ठीक करने लग गए, मैं नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे का स्टार्टिंग ही रूरल हेल्थ केयर का है। तो बता, टेक में क्या करेगा? हाँ, जैसे व्हाट ही हैज स्टार्टेड डूइंग इज, ही हैज
started itself with the new ones. He said telemedicine. He said telemedicine. Then हाँ, इसमें जो एग्जिस्टिंग है ना, इसको मजबूत करने वाला भी काम कर लेंगे, तब भी टेक विल हेल्प इन रूरल एक्सेस, इंटरनेट, स्पीड, रीच। हेलो, वही ठीक हो गया तो पहले तो ठीक हो जाएगा, नए वाले तो मैं ले लूंगा। मैं अगर लिखता ना तो मैं इसको ऊपर लेता, इसको नीचे लेता। कि the following things in the field of technology can be done to transform the rural healthcare in India, which starting with, फिर हेडिंग लिख सकता था एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्टिंग में लिखता मैं, ये देख, अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, रीच बढ़ानी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, ट्रस्ट बढ़ाना है। आर यू गेटिंग द वर्ड्स? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद रूरल पीपल व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी? ये जो तीन, अडेप्टेबिलिटी, 8-10 वर्ड्स है ना लिखूं वहां पे? एनीबॉडी वांट्स मी टू राइट? वो तीन तो ले ही लेता हूं, उसको अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल करना है, अवेलेबल करना है, उसका रीच बढ़ाना है, सिक्योरिटी बढ़ाना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ट्रस्ट बढ़ाना है, और क्या है लोगों में एग्जिस्टिंग को लेकर गांव में? अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, रीच, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, ट्रस्ट, अडेप्टेबल। टेक में ये करूंगा तो रूरल हेल्थ केयर ट्रांसफर, हाँ टेक्नोलॉजी की बात है। बिल्कुल। मैं तो बोला कि एक पेज तो मैं एग्जिस्टिंग का लूंगा, क्योंकि कोर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द रूरल हेल्थ केयर, तो आई विल गिव वन पेज टू एग्जिस्टिंग विच शोज माय मैच्योरिटी। कि सही बात है, नया जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है, पुराने वाले में इतनी सारी चीजें। एंड द इज जस्ट डिस्कशन, जैसे ये सब अच्छा हो जाएगा तो डू यू अग्री कि रूरल हेल्थ केयर ठीक हो सकता है? वार्ता पती गई, तो बराबर ही है, बराबर है, फिर क्या दिक्कत है? और नए वाले में तो अनलिमिटेड, नए वाले में तो ठोका ठोक है। लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर टेलीमेडिसिन से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आई डोंट नो व्हाट ऑल, एनीथिंग यू कैन ब्रिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, वो जो पूरा इकोनॉमी वाला जो साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन नहीं है जीपीएससी में, जीएस पेपर 3 में, जिसमें सारे वर्ड्स है, जिस उस दिन यही सिखाऊंगा कि आया कोई ना कोई साइंस या टेक का पूरा कोर्स याद करके जाओ। एक बायोटेक का लिखो, एक नैनोटेक का लिखो, एक एग्रीटेक का लिखो, एक वो टेक का लिखो, एक ट्रांसपोर्ट का लिखो, एक लॉजिस्टिक्स का लिखो, एक सेल्यूलर का लिखो, एक रोबोटिक्स का लिखो, एक आईटी का लिखो। मतलब लिखो नहीं लिखो बात की बात है, सोचो वैसे क्योंकि हमको लगता है क्या लिखूं अब मैं टेक्नोलॉजी में, सेक्टर्स याद रहेंगे तो ही लिखने का कुछ फ्लो बनेगा ना। ये जो 8-10 सेक्टर्स कोर्स में लिखे इनको सोचो, रोबोटिक्स में कुछ ला सकते, और बैठेगा ही बैठेगा, नहीं बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हम आज बात नहीं कर सकते उस बारे में, बट अगर मैं बोलता हूं कि बायोटेक लेकर आओ, नैनोटेक लेकर आओ, रोबोटिक लेकर आओ, आईटी लेकर आओ, सैटेलाइट इमेजिंग या कोई भी तरीके का वो लेकर आओ। और सर अभी आपने बोला ना कि ये सब तो नॉर्मल हेल्थ को भी सुधार है, तो फिर स्पेसिफिक रूरल हेल्थ पे नहीं, जब वो बोला ना न्यू, तो मैं खाली बोला कि अगर नौबत आ गई न्यू वाले लिखने में तो कोई ना कोई तरीके से सोचना पड़ेगा, नहीं तो हर बार खाली नया टेक्नोलॉजी सोचने लग जाएगा। ओके, जैसे आई वाज सेइंग कि पॉलिसी वाला जो पार्ट है उसमें मैं कोई भी चीज लेने तैयार हूं। मतलब मैं, आप एक्ट्स लिखोगे तो भी ले लूंगा, पॉलिसीज भी ले लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेकर कुछ भी, बिकॉज पॉलिसी यहाँ डज नॉट मीन ओनली पॉलिसी, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स लॉ और स्टैट्यूट इन जनरल। क्योंकि अगर टॉपिक ध्यान से देखते हैं, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया, दैट डज नॉट मीन ओनली पॉलिसी वाला पार्ट, एनीथिंग विच इज गजेटेड टाइप्स और पूरा। जैसे इंडिया के टॉप 5, जैसे हेल्थ पे कोई बात आ जाए और 5 कानून मानून टाइप के आइटम लिखने हो,
क्या लिखेंगे? कोई लॉ बता दे, कोई पॉलिसी बता दे, हेल्थ रिलेटेड। घर से तैयारी कर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, कोई और एक्ट, कोई रूल्स? आयुष्मान भारत इज अ स्कीम। Is an article. I said act. National Family Health is a survey. Natal वाला PCH PNDT is prenatal, हाँ बराबर है. So that's an act. HIV एक्ट भी, एक्ट बहुत सारे हैं. जैसे जब आप हेल्थ के नोट्स बना रहे थे घर पे, तो आप में से किसी ने हेल्थ के जैसे एक्ट्स, हेल्थ की पॉलिसी, हेल्थ के रूल्स, हेल्थ के स्कीम्स ऐसे करके नहीं बनाया है क्या? आइला, तो तुम घर पे क्या वर्क कर? डेटा इश्यूज वो, हाँ एक पेज तो एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न में जाता है, टेम्पोरल वाले में, कि पहले क्या हेल्थ था फिर क्या. सही बात है. रोमा का सिद्धांत वगैरह, बीज गणित, ये सब के थ्रू चरक सुश्रुति ये सब लिख के, अरे वो सब तो यार याद ही रहता है ना प्रीलिम के बाद. जैसे व्हाट एग्जैक्टली इज मेंस प्रिपरेशन यार, इट्स नॉट चरक एंड सुश्रुत, दैट तो आई थिंक आ जाएगा वो. अच्छा एक्ट ये सब कोई टेबल अरे भगत, तो तुम घर से क्या तैयार करके आए थे हेल्थ का? चल एक टेम्पोरल, सपोज एक टेम्पोरल हो गया, मिडीवल, एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न, और क्या तैयार करके आए थे लोग घर से? हाँ चैलेंजेस, ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करंटली अच्छा क्या चल रहा है, नेगेटिव क्या है, ओके. जस्ट सेइंग, तो ये सब तो अपने मिला जुला के एग्जाम हॉल में भी तो सोच लेते ना. जैसे हम जब घर पे तैयारी करके आते हैं, तो मैं तो वो वाली चीजें देख कर आता हूं जो मेरे को लगता है कि ये एग्जाम हॉल में नहीं आ सकती. जैसे ऐसा ही सेम, मतलब मान लो पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी का कोई एक्ट, अब क्या होता है लोग तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, ये लिख के ये याद रखते कि ये होना चाहिए. बट इंडिया का सबसे टॉप एक्ट पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कौन सा है? मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. मनरेगा इज फॉर व्हाट? और इसे भी निकलेगा ही एम्प्लॉयमेंट. जो पॉवर्टी में, इसीलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब तुम किसी को खाना दे रहे हो, और नहीं कर रहा एक्चुअली, तो ऐसे मैं उस डिबेट में तो जा ही नहीं रहा कि तो उसको एम्पावर कर रहा है कि नहीं. मेरा एक क्वेश्चन था कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए इंडिया सबसे, वैसे तो देख, उसको अगर खाना दे रहे हैं तो हेल्थ के लिए भी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, गरीबी हटा, पर इन जनरल खाली बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि एनएफएसए के थ्रू 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपए में अपने अनाज खाना पीना दे रहे हैं तो अपने खाली उसको पॉवर्टी एलिविएट कर रहे हैं. बट जैसे एक्ट्स, स्कीम्स, कमिटीज, ये सब सब तुम्हारे ऑब्वियस वाले टॉपिक्स को एनहांस करता है. आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट अ लिटिल मोर मेच्योरिटी, एंड आफ्टर अ पॉइंट ये चैलेंजेस क्या है और ये सब सब तो सॉर्ट होने लगता है लाइफ में. मेंटली वो याद रहता है. आप किसी भी दूसरे एस्पिरेंट को जो बीट करते हो ऐसे राइटिंग में, तो कौन से ऐसे 5 फैक्टर्स है जिसमें आप किसी को बीट कर सकते हो? जब आप उस चीज की तैयारी ठीक से करने लग जाओगे तो 90 का डेक हिट करने लग जाओगे. कौन से 5 फैक्टर्स है जिसमें आप किसी भी और एस्पिरेंट को ऐसे में बीट कर सकते हो, कुछ लिख के? अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में बीट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में हम कंफर्टेबल होते हैं. जैसे एक structures of the arguments, see, it starts with the intro itself, then there is the conclusion. You can beat the opponent by an awesome intro. Actually आप उसमें एग्जामिनर को मना रहे हो ना, अच्छा, उसकी गुड फेथ बुक्स में जाते हो आप. अगर आप अच्छा कंक्लूजन लिखते हो किसी और के मुकाबले तो बीट करते. ये 2 पार्ट ऑब्वियस है. जैसे तीसरा है डेटा. डेटा इसीलिए बोलते क्योंकि डेटा सबको नहीं याद रहता है.
जैसे ये जो हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, उसमें ये कोर बोल रहा है तू कि सर कुछ भी लिखो तो उसमें एक हायरार्की या फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा बोल दिया तो कोई भी ऊपर नीचे डेटा कैसे भी, वो नहीं, वो फिफ्थ है। तो इसीलिए पहला आता है, आप अच्छा इंट्रो लिखते हैं तो आप अच्छा कंक्लूजन बनाते हैं, तो वो तुम्हारे पैकेज को ना, जैसे क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर, जब किसी का भी आप अच्छा इंट्रो पढ़ते हैं ना तो तुमको वाइब आता है कि रुकता हूं थोड़ी देर, अच्छा लिखा है। जब आप कंक्लूड अच्छा करते हो ना तो उसी के बाद मार्क्स देने होते हैं सामने वाले को, तो आप उसको मना सकते हो कि 2-4 मार्क तो ज्यादा दे के जाए यार, ऐसा क्या कर रहा है। और जब आप डेटा वगैरह का अच्छा इस्तेमाल करते हो तो आपका ऐसे इस वाले बंदे से उस वाले बंदे में सेम स्ट्रक्चर होने के बावजूद अलग लगने लगता है। और ये जो फैक्चुअल आइटम्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से लेकर इंटरनेशनल ट्रीटी से लेकर, ये सारी चीजें तुम्हारे इसको ठीक करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है ना, आई रिपीट, बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है, मैं स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर के अलाइनमेंट की बात कर रहा हूं। कि जैसे तूने सोचा कि तू वल्नरेबल सेक्शन लिखना चालू करेगा तो तेरा विमेन में ऐसे करके जाना चाहिए, तूने सोचा कि तू रूरल अर्बन लेगा तो अलाइनमेंट एकदम बराबर होना चाहिए, तो तेरा बॉडी में जान रहती है। ये 5 फैक्टर्स पे गेम चलता है। आप लोग अगर ये चैलेंजेस वगैरह ठीक से करके रहते हो, ये वो वगैरह, वो ना आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए उस काम को करके आ रहे हो घर से। ओपोनेंट बीटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है वो, क्योंकि तो सारे ही करके आएंगे ना ठीक ठाक। तो जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12th बोर्ड का एग्जाम एंड जीपीएससी मेंस का टोटल। जैसे 12th बोर्ड्स अगर मेरा 900 मार्क्स का टोटल होता और मेरा जीपीएससी मेंस 900 मार्क्स का टोटल होता, सबसे स्टार्ट डिफरेंस क्या है? पास तो जिसका आया वो पास हो जाएगा। पास तो दोनों में नहीं, थोड़ा अच्छे से आर्टिकुलेटली पुटिंग। जैसे 12th बोर्ड में अगर आपके सब राइट है तो आपके भी 87% होंगे, दूसरे भी 87% होंगे, तो बाहर जाकर बोलते कि मेरे 87 थे, उसके भी 87 थे। किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। पर ठीक है, हायरार्की में कोई टॉप कर जाएगा, तो अगर आप कोई 99 पे टॉप कर दिया तो 98 पे आप खुश रह सकते हैं कि अगर आप पीछे हैं भी किसी से तो इतना दुख नहीं है। सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। आपका ऊपर ही रहना जरूरी है, आपके कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो आप बात कर रहे हो, ये सब जो तैयारी करके घर से आने की, इसमें आपके कितने आएंगे आप उसकी तैयारी करते हो। सबसे पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आपस में लड़के मर जाने नहीं बोल रहा पर आयरॉनिकली तो वो जो एज लेना है ना, वो लेना पड़ेगा। क्या क्या जैसे एक्ट्स फॉर द पॉलिसी स्कीम्स कमिटी, एक्ट्स, पॉलिसीज, स्कीम्स, कमिटी, रूल्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये एक पेज भी अगर हमारे ऐसे में आ जाता ना, वन सच पेज इन दी ऐसे, मतलब वो सामने वाले एग्जामिनर को बता देता है कि देखिए सर जो भी है हमको आता तो है, आर्टिकुलेटली आता है। एंड देन he or she, whoever is the checker, they pay interest in reading your essay. And if somebody, if you तुम उसका इंटरेस्ट लेवल गैदर कर लेते हो तो 2 एक्स्ट्रा नंबर देके जाएगा वो पक्का। वहां आर्टिकुलेट रहना पड़ेगा। जैसे इन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मौके हैं, तो ठीक है, चैलेंजेस, मेजर्स, ये सब तो करके आने के, पर थोड़ा सा एज मिल जाए। और इतना डिफिकल्ट है नहीं ऑनेस्टली। जैसे यू जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल एंड टाइप एंड देन all the acts related to health in India. मतलब आई डाउट कि ऐसा होगा कि कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड वन, ओके, जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ अ हेल्थियर इंडिया। इट इज, मैंने बोला था स्टार्ट में, जैसे इट हैज टू डू अ लॉट विथ सोसाइटियल एस्पेक्ट्स, कि टॉपिक इस बात पे है, ध्यान से देखते हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है ना, तो सॉरी, इस पे चर्चा है कि सोशली हेल्थ कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे उसी को सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं, कि
कोई भी आदमी अगर हेल्दी है, आई एम सेइंग, कोई भी आदमी अगर हेल्दी है तो सोशली क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो हेल्दी है? हमको समझ भी आ रहा है, डिस्कस करना ही बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। और अगर कोई हेल्दी नहीं है तो क्वेश्चन क्योंकि ये रिक्वायर कर रहा है कि सोशली ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो हेल्दी नहीं है, एंड इसको एड्रेस कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये था रीजंस, और इसके बाद लिखना है सॉल्यूशंस। सही है? ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। बताओ, सामाजिक रूप से यहां जितने लोग बैठे, कम से कम 10 ऐसे कारण बताओ सामाजिक रूप से जिसकी वजह से कोई इंसान के हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज है। जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, लैंग्वेज, 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 लैंग्वेज को समझाना ही नहीं आया तो फिर नहीं, वो सोशल, अरे डॉक्टर को वो प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को समझा नहीं आया, डॉक्टर समझ जाएगा, तुम डॉक्टर तक पहुंचो तो सही। इट्स कम्युनिकेशन गैप, फैमिली स्ट्रक्चर, हायरार्की इन द फैमिली, प्रायोरिटाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन, अरे अनअवेयरनेस। मैं तो प्रायोरिटाइजेशन को बोलता हूं कि घरों में सोशल लेवल पर कभी कभार, जैसे ये तो मैंने भी सुना है कि जैसे कमाने वाला आदमी के पास रात को दारू पीने के लिए पैसा है सोशल लेवल पर बच्चों को उससे दवाई दिलाने के लिए पैसा नहीं है। प्रायोरिटाइजेशन का भी इशू है सोशल लेवल पर। एक इशू थोड़ी है सोशल लेवल पर। जैसे इस ऐसे का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है पता है? अगर आपने यहां 15 सोच लिए ना, तो आप इतने प्रबल तो हो ही अपनी जिंदगी में कि तुमको 15 के 15 का सोल्यूशन आता होगा। पर लफड़ा वो 15 सोशल एस्पेक्ट्स सोचने का है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है इंडिया का। समझ आ रहा है? ऐसे ही बहुत सारे हैं इसमें, मैं तो बोलता चला, जैसे लिविंग इन घेटोज, द झोपड़पट्टी सिस्टम इटसेल्फ, कि अभी सरकार आवास योजना बना रही है तो भी नहीं जाना है, सोशल लेवल पर झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, या उधर ही रहेंगे तो किस वजह से रह रहे हैं? हाँ ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो सकता है, पर उसमें सोशल है तो सही ना। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करके देता है? हेल्थ। जैसे ये तो ऐसे ही बोल रहा हूं, सम पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री में हैविंग अ सोशल बिलोंगिंग की वजह से पीपल से कि फिल्टर वगैरह लगाने की क्या जरूरत है, ये वाले फलनी नदी का पानी इतना बढ़िया आता है, बोले साहब जहरीला हो गया। ऐसा नहीं है। अरे आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो दैट्स ऑल्सो सोशल एस्पेक्ट ओनली ना, जिसकी वजह से द हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है इंडिया में जिसकी वजह से ये हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है। इन तीनों ऐसे में फर्क समझ आ रहा है क्या? बहुत मेहनत लगती है सोचने के बनाने में कि बच्चा उसको उस पर्सपेक्टिव से लिखे। 15 पॉइंट तो हेल्थ के हुए होंगे, सोशल के हुए होंगे, जिसकी वजह से इसका सबसे इजियर पार्ट क्या है इस ऐसे का? सॉल्यूशन। You just have to write all social upliftment related solution. Imagine इसमें हेल्थ रिलेटेड लिखने की नौबत भी नहीं है। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो ये था कि वो वाले सोशल रीजन बताओ जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो सोल्यूशन है, इमेजिन यू राइट एनी सोल्यूशन ऑन दिस प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, एंड दैट इज ऑब्वियसली अ सोल्यूशन। कि अगर आप ऐसे ही बोल रहा हूं कि पीसीपीएनडीटी एक्ट, मैटरनिटी लीव से लेकर कुछ भी लिखते हो ना कि ये सोल्यूशन हो जाएगा तो इससे इस पे असर नहीं पड़ेगा, वो रॉन्ग होगा ही नहीं। वो इजियर पार्ट था। तो अगर कोई बच्चा इसको एड्रेस करता है तो वो बच्चा इस जगह पर तो मरता ही है, बता इधर कैसे मरता है? सोल्यूशन लिखने के बाद भी कैसे मर जाता है, भले इजियर हो तब भी। क्योंकि जो मैंने बोला फिफ्थ पॉइंट क्या था ऐसे राइटिंग में ज्यादा नंबर लाने के?
यहाँ का सोल्यूशन का जो हायरार्की है वो स्मूथ नहीं होता है ना, लगता है वेरी पुअर। ऐसे कैसे कर दिया है, कभी एक्ट डाल दिया, कभी रूल डाल दिया, कभी कहीं की पॉलिसी डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। इट डजंट लुक नाइस। सो देन दैट हैज टू बी वेरी आर्टिकुलेट। इफ दैट इज आर्टिकुलेट देन ऐसा लगता है कि हाँ काम कर सकता है। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, एनी। इसकी वाले ऐसे में पॉजिटिव फैक्टर क्या है जो अच्छी कर रहे हैं, तो दोनों लिखने ना। सोशल डिटरमिनेंट्स मतलब तो पॉजिटिव साइड थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। थोड़ा पॉजिटिव साइड, वो तो उसको हम लोग एंटीथीसिस बोलते हैं। जैसे ये ऐसे जो है ये नेगेटिव साइड का ऐसे है, क्योंकि इसमें पहले लिखा है सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ फॉर अ हेल्दियर इंडिया, कि क्या कारण है सोशल की, रूट कॉज क्या है कि इंडिया हेल्दी नहीं हो पा रहा। तो तू इसके बाद जैसे इसके पहले कहीं पर बट वी आर स्टिल डूइंग गुड, वी आर स्टिल डूइंग गुड, वी आर स्टिल डूइंग गुड करके एक पेज एंटीथीसिस पेज बोलते हैं, वो तू लिखता है, उसमें कुछ भी लिखो। Honestly, that is just a saving grace. It is giving flow. It is not it's not a mark fetching page, because it's just a part of the essay, not the core of the essay. कोर पूरा नेगेटिव पे जाना है। कोर नेगेटिव ही है, कोर नेगेटिव नहीं है, कोर है पॉजिटिव साइड में, पर जो बहुत हाँ क्रूशियल अजीब टाइप के एस्पेक्ट्स को ब्लेंड करके पूछ रहा है। क्योंकि मैं जिस दिन ऐसे रीड कर रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या होना चाहिए, तब मेरे दिमाग में यही आया था कि जैसे ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इंडिया इज नॉट unhealthy due to poor science, it is unhealthy due to social norms also। तो ये ऐसे उसी पे था और वही रीजन पूछा था। जैसे वो लिखते हैं तो किस तरह से स्पेलिंग की जाएगी, शुरुआत कहाँ से की जाएगी एक बार? शुरुआत तो तारीफ से करते हैं कि इंडिया एक अच्छा देश है जहाँ हेल्थ वेल्थ एकदम बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट मतलब ये तू तारीफ करता है, बट इंडिया जितना हेल्थ और ये सब में ठीक है, उसी तरीके से हम एक सोशली एक्स टाइप के कंट्री भी है, जहां पर हम मल्टीलिंगुअल है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी हायरार्की है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मल्टी कल्चरल ऐसे फेस्टिवल वगैरह मनाते करते। तो तू बताएगा कि हम सोशली कैसे है। उस दौरान हम लोग हमेशा सोशल लेवल पर इस चीज का ध्यान जरूर रखते हैं कि अपने को हेल्दी खाना है। इसीलिए हमारे देश में जब भी कोई त्योहार पर्व वगैरह कुछ भी मनाता है तो हमेशा रिच फूड डाइट बनता है, कि पनीर की सब्जी बनती है या फिर खीर बनता है, कि अच्छे घी के पराठे रोटियां बनती है, मिठाई बढ़िया बढ़िया बनते हैं। तो हम लोग सोशली इंक्लाइंड एक अच्छा देश है, जिस दौरान सोशल लेवल पर हमारी प्रायोरिटी सही में खाते वक्त हेल्थ की होती है। बट उस दिन के अलावा जो 364 दिन होते हैं, उस दिन जो हम सोशल नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उस दौरान कुछ ऐसे रीजंस है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को हिट करता है। एंड द रीजंस आर, देन यू पिक एटलीस्ट 10-12 ऑड रीजंस। समझ आ रहा है? फिर एक एक बताओ, उसमें कहीं का एग्जाम्पल भी बता सकते हो, कोई केस बता सकते हो। जैसे किसी जगह पर हिंदुस्तान में तुमने कहीं पर पढ़ा हो कि इस वजह से ये बालक बीमार हो गया है, इस वजह से ये औरत को निकाल दिया है, इस वजह से ये पूरा फैमिली बर्बाद हो गया है, कोई भी। तो जैसे अक्षय कुमार जब अभी मूवी के स्टार्ट में आता है, तो वो चंदू तो बीवी अंदर गई हुई है, महामारी, कपड़ा ये वो, तो उसकी वाइफ को वो जो बीमारी हो गई थी, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ द सैनिटरी पैड इज ड्यू टू सोशल नॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन है सर, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हाँ वही, हाँ वही सोशल नॉर्म, कोई भी सोशल नॉर्म की वजह से हुआ है ना उसको, कि उसका हस्बैंड भी ध्यान नहीं दे रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो चाह के भी नहीं दे पा रही है, बिकॉज वो सोशली XYZ फैक्टर से बाउंड है। तो वो वही एक मैसेज था उसमें।
ऐसा मैं देख रहा था तो मेरे को लगा कि ऐसे ही कोई तुम एग्जाम्पल्स एनेक्डोट्स कोई कुछ भी लिख सकते हो. इट्स ऑल फाइन. More questions? Else we move to the next one. Looking a little comfortable with the 3 topics now? पहली बार सामने आया होगा तो लग रहा है ये क्या पूछते रहते हैं. बहुत सोच सोच के तो बनाता हूँ. आपसे आप बहुत सोच के आगे तो हम कहाँ नहीं बहुत सोच के इसलिए बनाता हूँ क्योंकि टॉपिक देता हूँ फिर ऐसा लगता है कि अलग अलग पूछो. मान ले अपने करे नहीं करे वो बात की बात है. इसी बहाने डिस्कस करने का मौका मिलता है तो बुद्धि खुल जाती है. अदरवाइज वेयर डू वी डू दिस? Even if this is written in a book in 10 pages, you don't learn it in the manner that you should have. So that doesn't happen. So at least in some form learning तो चालू रहता है. Fair? And then we move to the poverty part. सबसे ज्यादा तीनों में मिल सकते हैं. ये सबसे ऑब्वियस वाला था. मैं ये नहीं बता सकता देख किस में ज्यादा मिल सकते हैं. मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं. तो मेरा तो ये मानना है तीनों अपने टॉप पे लिखेगा तो 30 तीनों में मिल सकते हैं. मैं ये बता सकता हूं तुमको कि किसमें कौन सा पार्ट पे एड्रेस करता तो ज्यादा मिलता है. जैसे इस वाले में ये लिंक मेजर्स और ये हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है इसका समझाना इसमें ज्यादा मिलते. जैसे रूरल हेल्थ केयर वाले में जो पॉलिसी वाले में पार्ट में तुम एक्ट्स वैक्ट्स ये सब लिखते ये ज्यादा मिलना नहीं दूसरे से एज मिलना वो ज्यादा मिलते. और तीसरे वाले में अगर सोशल रीजंस बहुत आर्टिकुलेटली लिख पाता तो ज्यादा मिलते हैं. और अगर आप में से किसी को भी ये समझ आ रहा है कि हाँ मेरा यही गैप है मैं लिखता तो मेरा ये गड़बड़ हो जाता तो घर जाके अपने उसको सुधारना चालू करते हैं. और क्या. फिर कैन वी मूव अहेड? ओके. जैसे पार्ट बी एडुकेशन एंटरप्राइज एम्पावरमेंट. एडुकेशन एंटरप्राइज empowerment, breaking the chains of women's poverty. Must have looked easy at least because इसका प्लस ये है कि ये स्ट्रक्चरिंग तुमको सामने से देता है. एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज स्ट्रक्चर. अच्छा हाँ ये 3 एड्रेस करना है. और ज्यादातर लोग जब घर से तैयारी करके आते हैं पॉवर्टी की तो पॉवर्टी का तो सब लेकर आते हैं. तो इस ऐसे का कैच क्या है? वुमन. भाई साहब इनकी गरीबी दूर करनी है इन 3 तरीकों से. तो इसीलिए आपको एडुकेशन में सिर्फ वही लिखना है जो औरत की गरीबी दूर करे. एंटरप्राइज इज बेसिकली इकोनॉमी कि किसी भी तरीके का स्टार्टअप से लेकर उसकी दुकान चलाने से लेकर कुछ भी आपको वो बताना है कि कैसे वो औरत की गरीबी दूर करेगा. एंड देन एम्पावरमेंट के वेरियस फैसेट्स से कंपलसरी इनकी पॉवर्टी दूर करनी है. सही है. ज्यादा डिस्कस करके फायदा नहीं है. इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि कोई एडुकेशन में ऐसे 2 एस्पेक्ट्स बता दे जिससे एक औरत की गरीबी दूर हो सकती है. क्वेश्चन में लिखा है एजुकेशन एंड देन ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ विमेन पॉवर्टी. जैसे पढ़ेंगे
बराबर, सबसे पहला आदमी यही बोलता है कि सब पढ़ ही लेंगे तो ही गरीबी हट जाएगी। पर मैं कह रहा हूं कि ऐसे जैसे कुछ अच्छा बता ना कि पर्दे में ऐसे कैसे क्या कर ले बढ़िया कि गरीबी हट जाए। जैसे एक ने एग्जांपल किरण बेदी बोला कि पढ़े तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिया तो वो नहीं, किरण बेदी का एग्जाम्पल एम्पावरमेंट में चला जाएगा, क्योंकि शी इज मोर ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्पावर्ड लेडी कंपेयर टू education. Not that she's not educated, but to me she comes more as an empowered female. Educated to me is Indra Nui. Then somebody will say no, that comes at more as an enterprising lady. But I am वगैरह ऐसा। मेरा क्वेश्चन है, एजुकेशन में एक लड़की को क्या और किस तरीके से शिक्षा प्रदान करे कि उसकी गरीबी मिट जाए? स्किल डेवलपमेंट, वो तो खाली उसका एक पार्ट होगा। जैसे एक औरत को, सवाल मेरे को वापस दोहराने की इच्छा नहीं है, चलो मैं इसका जवाब फिलोसफिकल है। थैंक यू। जैसे मेंटल अवेयरनेस जिस औरत को हो जाए ना, उसकी शिक्षा उसको मिल जाए ना, तो आधी गरीबी वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिक्षित महिलाएं गरीब नहीं है, दिमागी रूप से बहुत सारी शिक्षित महिलाएं भी गरीब है। सो द फर्स्ट पॉवर्टी एलिविएशन फॉर अ वुमन हु हैज टू बी एडुकेटेड is to understand that she is not poor. Women's biggest enemy is women themselves. हाँ, वो मैंने पूछा है पहले। नहीं, इसमें अरे इसमें ऐसा नहीं है कि एक वो तू जो सोचा वो एक अलग बात है, बट इसका और भी अच्छा थॉट्स हो सकते हैं ना, कि जैसे एक इंसान को कोई बाहर से नहीं मारता है, उसका अंदर का सोच है जो उसको मार देता है। तो अगर तेरे को महिला को शिक्षित करना है तो सबसे पहले उसको इस बात से शिक्षित करना पड़ेगा कि वो गरीब नहीं है। तो पहला शिक्षा प्रणाली उसको ये जाएगा, फिर उसको बुकिश नॉलेज जाएगा, फिर उसको दुनिया का नॉलेज। मैं यहाँ पर वो ले रहा हूं कि क्या शिक्षा दोगे। सबसे पहले शिक्षा उसको अंदर भरोगे कि आप गरीब नहीं है पहले, फिर किताबी ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, 10th 12th कॉलेज वगैरह। गरीब नहीं, गरीब जिससे कि हंगर जले और डेवलप होगी कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। हाँ, मतलब उसको ये बताना पड़ेगा। क्या गरीब है? नहीं, पॉवर्टी एलिविएशन की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि आप बेफिक्र रहें। आपको ऐसा लगे कि आप गरीब हैं तो आप सबसे पहले सोच लो कि आप गरीब नहीं है। नहीं, आप एक्सेप्ट तो कीजिए कि यू आर गरीब, तभी तो आप वहां से बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, ये दूसरा बोल रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव है ना। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर पूछा कि क्या स्टेप्स लोगे, मेरा क्वेश्चन था ना, तो मैं उसका जवाब देने लगा था। हाँ, तो ठीक है, ये जो बोल रहा है अवेयर कराना कि पहले तो औरत को, अरे पर मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले समझो कि आप गरीब हो। एजुकेट कराना कि यू आर नॉट, दिस इज नॉट योर प्लेस, यू हैव टू मूव अप। तो ये तो होगा ना सर, हाँ मेरे को भगवान ने जो दिया वही है, ठीक है। तो एजुकेशन से तो आएगा कि यस आई एम नॉट मेंट टू बी हियर, आई हैव टू मूव आउटसाइड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब अलग अलग ले सकते हैं। जैसे पहला तो स्टेप अवेयर का ही होएगा ना, ठीक है। फिर स्कूल, मतलब फिर वो ऑब्वियस एजुकेशन सिस्टम के अलावा ऐसे 6 तरीके जिससे एक औरत को गरीबी से निकाला जा सकता है। उसका अवेयरनेस, उसका ऑब्वियस एजुकेशन, जैसे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, उस प्रैक्टिकल नॉलेज का यूटिलाइजेशन, उसका एक्सटेंडेड फैमिली का ओवरऑल सेटअप। ये सब चीजें बहुत मैटर कर जाती है, स्पेशली इन अ कल्चर लाइक इंडिया, वेयर आई थिंक ओवर द वर्ल्ड ही ऐसा है कि शादी होकर शायद यूएस में भी लड़की को लड़के के ही घर जाना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली इंडियन कल्चर, इट्स इन द वर्ल्ड। इस बॉटल को एकदम बीच में रख दे। नहीं तो
उसकी जगह सही नहीं पड़ रही। वो इसका एडुकेशन में जाएगा। जैसे एंटरप्राइज का बेसिक मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्या क्या जगह पर कैसे कैसे एंटरप्राइजिंग हो सकता है। तो एंटरप्राइजेस के अलग अलग सेक्टर्स खोल के देने पड़ेंगे। एक औरत की गरीबी हटाने के लिए एंटरप्राइजिंग में अगर आप स्ट्रक्चर लोगे तो कैसे लोगे? फोटो दिमाग में बनाता हूँ, फिर जवाब देना। कि गांव में गरीब औरत रहती है बस, और अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटरप्राइज ब्रेकिंग द चेन ऑफ विमेन्स पॉवर्टी, तो आप कहां से लोगे? कॉटेज इंडस्ट्री खोलेंगे, एक से एक पहले ले ले प्लीज। थैंक यू। SHG से चालू करेंगे, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग विल स्टार्ट। हाँ, SHG वाला चल ठीक है, अगर तूने SHG यहां ले लिया तो मैं चला लूंगा, बाकी अच्छा ठीक है चला लूंगा, कोई बात नहीं। और यहां अगर कॉटेज से चालू किया तो भी चलेगा, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट हैज टू गो फ्रॉम कॉटेज टू I'm just taking long leaves. Cottage to probably startups to probably rocket science laboratories to whatever you can take. ये सारे एंटरप्राइजिंग एरियाज जो है ये जब खोले जाएंगे, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू ब्रेक द चेन ऑफ। पॉवर्टी का पूछा है तो पॉवर्टी से निकलने जितना ही इंडस्ट्री लिखा है। पॉवर्टी से निकलने जितना ही रॉकेट, हाँ ठीक है, अगर नहीं पहुंचा तो उसमें पता है पॉवर्टी से निकालना है उतना ही काम है। अगर सोचा है ना, मेरी बात का बुरा मत मानना गाइस, ऐसा होता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है पता है? एक गांव की खाली औरत जो गरीब है। जैसे क्वेश्चन उस पे नहीं था, क्वेश्चन ब्रेकिंग द चेन था। मतलब वो आगे आगे चल के बस वहीं तक बना है। हाँ, तो अपने तो क्या है कि मैं तो अर्बन भी लिया, एक अच्छी एम्पावर्ड औरत भी ली है मेरे दिमाग में, जिसकी महीने की पगार भले 5-10 लाख हो। उसको उसकी पॉवर्टी से निकालना है तो उसको स्टार्टअप का ओनर बनाना पड़ेगा। जो स्टार्टअप की ओनर हो गई है उसको एलॉन मस्क टाइप बनाना पड़ेगा, बिकॉज पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। तभी वो एंटरप्राइजिंग लेवल पर हो सकता है। ऐसा मैं सोच रहा था कोई भी तरीके से। ठीक है, एवरीथिंग विल हैव इट्स लिमिट, कोई कहीं तक कोई कहीं तक जाएगा। एंड द थर्ड इज एम्पावरमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। इट कैन बी, एवरीथिंग विल बी राइट इन दिस, क्योंकि बच्चे जो सबसे ठीक से पढ़ के आते हैं वो विमेन एम्पावरमेंट ही पढ़ के आते हैं। तो इसमें रॉन्ग क्या होगा फिर? एम्पावरमेंट लिखते वक्त की सबसे बड़ी गलती क्या होगी? अगर आप उसमें भूल गए लिखना कि उसको गरीबी से निकालना था, तो आप अगर वुमेन को खाली एम्पावर 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 करते रह गए और उसमें सेंटेंसेस में अगर उसकी गरीबी नहीं हटाई, तो राइट तो तुम हो पर ऐसे के टॉपिक के हिसाब से नहीं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में समझ आ जाता है एकदम क्लियरली कि हाँ मिलके करेंगे, तो कंप्लीट ही होगा गरीबी हटाने से। सही है ना? और किसी किसी जगह पर कैसे एम्पावर करेंगे, बस गरीबी हटाना। अगर वो ड्रिफ्ट हो गया या लैग हो गया तो फिर ऐसे का टॉपिक लैग हो जाएगा। अपने में से कितने लोगों ने ये ऐसे ट्राई किया है? ऑल 3 सेक्टर्स पुल किए हैं क्या? कैच इस वाले में इस साइड का है और बाकी 2 में गरीबी हटाने से लिंक का है। वो होना ही चाहिए था, मतलब क्वेश्चन ही वही है तो ऑब्वियसली। टीएम लिखा है, मैं भी टीएम में अपने कहते हैं कोर्सेज से इम्पैक्ट। हाँ, तो कॉजेज और इम्पैक्ट तो इसी में आ जाएगा ना, एक लिया। हाँ अच्छा समझ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सॉरी, जैसे कॉजेज, इम्पैक्ट एंड स्टेप्स, ये जाएगा एडुकेशन में, फिर यही जाएगा इधर, यही जाएगा इधर। तो जो ज्यादा नंबर है वो कॉजेज और इम्पैक्ट के लिए है वो स्टेप्स के है, क्योंकि एक तो टॉपिक पॉवर्टी एलिविएशन का एंड द ब्रेकिंग द चेन का है, तो इसीलिए इस साइड और इस साइड भी, इधर के भी स्टेप और डिवाइड करते हैं स्टेप में इंडिविजुअल और गवर्नमेंट। इंडिविजुअल और गवर्नमेंट लिया है। हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करती है।
हम क्या करते गवर्नमेंट के, हाँ। पॉलिसी में डाल दिया बहुत ठीक है ले सकता हूं मैं कि इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या करके दे सकती है, तो गवर्नमेंट साइड में एक्ट्स पॉलिसीज वगैरह ये सब लिख आई एम इट्स फाइन। अच्छा स्ट्रक्चरल फ्लो होना चाहिए और हर बात के एंड में उसकी गरीबी हटनी चाहिए। देखो कोर तरीके पे डिपेंड करता है, आखिरी में आ गया जो गया तो गया। अब वही होता है वो एक्चुअली, ये तो अपने इसीलिए स्ट्रक्चरिंग में क्यों बात कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग करने में इतनी आदत पड़ जाए कि अपने को पता हो कि मतलब ये एम्पावरमेंट लिखना कितना आसान है, और उसी एम्पावरमेंट में बोले कि वही वाला लिखना जिससे गरीबी हटेगी, तो आदमी की कलम रुक जाती है एक बार। अब तो बस ये सब तो ये अपने स्ट्रक्चरिंग में ही हो सकता है। आगे बढ़े नेक्स्ट, जैसे हाँ शिक्षण साहस ओ सॉरी सशस्तिकरण, ओके तो गलती हो गई होगी। हाँ नहीं, फॉर द गुजराती मीडियम पीपल माय मिस्टेक, पर अगर आपने साहस को लेकर लिख दिया है तो मैं साहस से चेक कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन तो मैंने एडुकेशन, एंटरप्राइज और एम्पावरमेंट पे ही बनाया था भाई, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बनाया था। मैं तो तुम्हारे सामने बोल भी नहीं सकता कि गलती गूगल ट्रांसलेट की है, गलती मेरी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, एटलू गुजराती तो मैंने आवड़तू नहीं कि एंटरप्राइज ने साहस के, हाँ उद्यम को तो साहस ही बोलते हैं। नौ साहस, हाँ वो हेलो ના એન્ટરપ્રાઇઝ એટલે સાહસ જ હોય છે, નવ સાહસ છે। हाँ बराबर છે આમ જોવા જઈએ तो। हाँ पर अगर सिर्फ साहस लिखा है तो इतना फिर डिकोड नहीं होता है कि ये एंटरप्राइज बोल रहा है, फिर वो करेज ही डिकोड होता है ना। मैं समझ गया कि उससे भी बड़े चैलेंजेस है भाई लाइफ में। ओके, साइंस फॉर सोशल चेंज, अनलीशिंग द पावर ऑफ इनोवेशन for poverty alleviation, and I have asked for all the technology and everything that you can put. जैसे the question is science for social change, social change, ये टॉपिक का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम है साइंस फॉर सोशल चेंज एंड अनलीशिंग द पावर ऑफ इनोवेशन फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, बराबर है। तो बेसिकली ये टॉपिक बहुत सिंपल है स्ट्रक्चरली। टॉपिक ऐसा है कि सोशल चेंज लाने के लिए साइंस के आप इनोवेटिव मेथड्स बताओ जिससे पॉवर्टी एलिवेशन हो जाए, बराबर है। मतलब सॉरी, ये पॉवर्टी एलिवेशन ही एक सोशल चेंज। टॉपिक ये था कि आप, पहला तो सवाल ही आपसे है, मुझे आपसे सवाल है, साइंस से पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है क्या? तो इसलिए टॉपिक में तो कोई डिबेट है नहीं, इसमें सब बढ़िया बढ़िया चीजें लिखनी पड़ती पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। वैसे तो मैंने पहले बात कर ली है, बट फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ, सोचने का तरीका क्या होगा? क्या लिए? सारे एरा। हाँ मतलब इसमें वो तो एक पेज है ये बताने के लिए कि कब कब विज्ञान हिंदुस्तान में आया, तब तब इस देश और अच्छे अच्छे साम्राज्य अमीर गरीब से अमीर हुए। जैसे गुप्ताज, गुप्ताज वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब विज्ञान के बेसिस पर एक साम्राज्य बन के तैयार हो गया। एक्चुअली गुप्ता के वक्त अपने पास लिखने को बहुत सारा है, मतलब चरक सुश्रुत से लेकर रोमका सिद्धांत से लेकर खगोल शास्त्र से लेकर बीज गणित लीलावती से लेकर बहुत सारा अपने पनिनी का ग्रामर वगैरह वो सब भी साइंस का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, मतलब इट हैज समथिंग। तो एक वो उसमें जाएगा, बस वो एक उसमें चला जाएगा, उससे समझ आएगा कि हाँ तुम्हारे में गेम है। बट क्वेश्चन ना तुम 2 पेज के बाद ड्वेल कर ही नहीं सकते
तुमको ये तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हारे कोर आंसर में कि साइंस से कैसे पॉवर्टी एलिवेशन होगा। कैसे कैसे? एनीबडी हु हैज ट्राइड दिस? ओके, वन राइट। क्या कौन सा साइंस लिखा है गाइस? वो कोड सिखाया था ना, वही कोड है। दिमाग में जब भी साइंस आए तो सोचो नैनोटेक, बायोटेक, रोबोटिक, आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो धीरे 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 तुमको नहीं, पहले तो तू हेड सोच, फिर सोच कि बायोटेक्नोलॉजी को अभी किधर लेकर जाऊं कि गरीबी हटे, तो खेत में लेके जा। फिर नैनोटेक में तू हेल्थ में लेके जा कि अगर किसी भी इंसान को नैनो टेक्नोलॉजी से उसका स्टेट वाला काम ठीक हो गया तो कम से कम गरीब तो नहीं मरेगा। सबको रूरल एरिया ले जाना पड़ेगा, या किसी रूरल वाले को उसको यूज करने के लिए शहर लेकर आना पड़ेगा उसकी गरीबी हटाने के लिए। पर अगर साइंस में तू हेड नहीं सोचेगा ना, तो वैसे ही बुद्धि नहीं खुलने वाली। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा जैसे एक ऐसी कोई, इससे एकदम अजीब एग्जांपल लेता हूं। चल, एक एंटरप्रेन्योर था, उसकी एक लॉजिस्टिक कंपनी थी। लॉजिस्टिक कंपनी में उसके पास एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था, उसको हर साल नुकसान होता था। फिर उसने पूरे वेयर हाउस में रोबोट्स रखे। रोबोट से वेयर हाउस में सामान एकदम RFID से एकदम सही मेजरमेंट से सही जगह जाता था। रोबोट एकदम सही उठाता था, न माल खोता था, न माल डिस्ट्रक्ट होता था, और पूरा डेटा रहता था। तो उसको जो नुकसान हो रहा था ना, वो माल में प्रॉफिट नहीं आने की वजह से नहीं हो रहा था, वो पुअर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की वजह से हो रहा था। तो वो रोबोटिक्स लेकर आया और उसका पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। ये है ना कि उसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज चले गए तो पॉवर्टी बढ़ गई रोबोट की वजह से। नहीं, क्वेश्चन ये है कि साइंस से किस प्रकार से, मैं तो खाली एग्जांपल दे रहा हूं। वो तो फिर तुम अलग चले गए, एम्प्लॉयमेंट वाले में चले गए कि रोबोटिक, वो तो थर्ड वाले में अपने जाएंगे कि रोबोटिक्स आ जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा। पर ऐसा नहीं है, रोबोट बनाने के लिए भी आदमी लग रहे हैं, कंप्यूटर पे काम करने के लिए भी आदमी लग रहे हैं। ये तो खाली एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है अपनी लाइफ का भी कि साइंस आ गया है तो फिर इसलिए आदमी को काम नहीं है। अरे साइंस आ गया, आदमी को काम नहीं है, तो आदमी साइंस क्यों नहीं सीख रहा फिर काम करने के लिए? अब जो आदमी के पास काम नहीं है वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा काम करना है, तो फिर तो वो गरीब ही रहेगा मानसिक लेवल पर। अपग्रेडेशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बस फिर वो अमीर हो जाएगा, तो फिर वो सोशल लेवल पर उसको चेंज आने लगेगा वगैरह करके। ये तो मैं खाली एक स्टोरी बिल्ड कर रहा था कि मैं खाली तुमको कोई भी टेक्नोलॉजी में रूरल से निकाल के शहर में भी लेकर आ रहा था कि ऐसा नहीं है कि खाली हम उसी पर बात करते रह जाएंगे। पहले तो भाई ये हेड तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, 10 के 10। कौन कौन से? हाँ, नहीं, पहले टेक बोलो, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, AI। ओ भाई, थैंक यू। अब तो एडटेक भी है। मतलब ऐसे 10-12 फील्ड्स है ना कि जैसे ही साइंस आए तो अपना दिमाग सोचना चालू कर दे कि रोबोटिक्स से क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं। तभी एक पेज, 2 पेज, और ये तो GS3 पे जब अपने अप्रोच पे जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, ये अगर 2 पेज में भर के लिखना है तो फिर ठीक है सर, फिर डुएबल कैटेगरी में जाता है, थोड़ा वैरायटी भी देता है। मेहनत इस पे करनी थी। आप में से कोई भी ऐसा है जिसने, जैसे हम अभी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो जब आप पॉवर्टी के नोट्स बनाए होंगे तो आपने ऐसे 10 जब सॉल्यूशंस लिखे होंगे ना आपने, पॉवर्टी एलिविएशन में तो नोट मेकिंग में सॉल्यूशन वगैरह लिख के आता है आदमी, तो कहीं पर ऐसे लिखे होंगे जहां चुन चुन के या गिन के भी आप 5-7 टेक्नोलॉजी वाले निकाल पाओ पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। अच्छा चलो, एक सस्ता क्वेश्चन पूछता हूं। भारत सरकार अभी पॉवर्टी एलिविएशन के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे सस्ता इस्तेमाल क्या कर रही है?
डीबीटी, मैं वही बोल रहा था। DBT लिख देंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे समझाएंगे? ऐसा लिखने में क्यों डीबीटी टेक्नोलॉजी समय बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक का इस्तेमाल, ये सब देख, दो तरीके हैं। अगर हेड आते हैं तो फिर सोचना पड़ेगा, अगर तेरे को डायरेक्ट टेक्नोलॉजी याद आ गई डीबीटी तो तेरे को उल्टा जाना पड़ेगा। और क्या होता है स्ट्रक्चरिंग का मैराथन 25-30 मिनट जो करते हैं, कि आता तो सब है ही ना। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा इस क्लास में कि एआई क्या होता है सर। भारत सरकार ऐसे 5 आइटम जो टेक्नोलॉजी या साइंस की दुनिया में इस्तेमाल कर रही है जिससे अभी पॉवर्टी एलिविएशन हो रहा है। आई थिंक अब तुम सब बोलने लग जाओगे। यूपीआई क्या है? एग्रीकल्चर को लेकर जितने भी एंटीना वगैरह से जो फार्मर लोगों को वो मिलता है इंफॉर्मेशन, वो क्या है? ई ई ई गवर्नेंस में जो श्रम पोर्टल का इस्तेमाल होने से लेकर, ई नाम पर किसी भी चीज के डालने से लेकर, कोई भी इंफॉर्मेशन आने से लेकर, सिटीजन चार्टर का ऑनलाइन होने से लेकर, वो क्या है? सब टेक्नोलॉजी है ना। आरएफआईडी का इस्तेमाल, आरएफआईडी समझते हैं? आरएफआईडी का इस्तेमाल होकर, टैगिंग होकर सारी चीजें गांव से शहर की तरफ जाना और वो सब का बिकना, वो सब क्या है? वेयर हाउस रिसीट देकर चीजों को उन्हीं गोडाउन्स में रख लेना और फिर खाली रिसीट देकर उसमें से टैक्स ले लेना, वो सब क्या है? जैसे बैंकिंग सिस्टम को आधार से लिंक करना गरीबी हटाने वाला ही केस है ना। थोड़ा सोचते ना तो काम बन जाता। थोड़ा सोचना, थोड़ा क्योंकि पॉवर्टी एज अ टॉपिक अपने आप में बहुत सारे फेसेट्स लेके चलता है, वो एक चैलेंज होता है। समझ आ रहा है? पॉवर्टी का नाम इमेज बन चुका होता है। हाँ वो गरीब है, उसके पास खाना नहीं है, पैसा हाँ तो उस पे ये सब डालने का हाँ, समझ गया। सही बात है, वो एक पॉवर्टी की इमेज बन गई है दिमाग में कि वो एक गरीब है, उसके पास खाना नहीं है। अभी टॉपिक उसी पे आया है, इसीलिए ये सब नहीं आता है। पर जैसे ऐसा होता है जीएस में, ऐसे राइटिंग जीएस में इसलिए होता है कि जैसे पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन आता है, एक तो समय कम होता है तो आदमी सटासटी वही एड्रेस करके चला जाता है। बट ऐसे राइटिंग में अगर वो आधा घंटा मिलता है ना या 25 मिनट, तो मुझे लगता है कि ये जो हम एक्टिविटी अभी कर रहे हैं शायद इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा और खोलो दिमाग को। और क्या तरीका है? यही तरीका है। ऐसा स्टेटमेंट है तो उसमें थोड़ा भी पार्ट नेगेटिव में या कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं नहीं, नेगेटिव लिख सकते हैं ना आराम से। इसमें लिखा है साइंस फॉर सोशल चेंज अनलिशिंग द पावर ऑफ इनोवेशन, तो उसका नेगेटिव एंटीथीसिस है ना कि हमने बहुत बार साइंस अप्लाई करके देखा है। पर इंडिया में जैसे एक पेज पूरा उसमें जा सकता है, बट ये साइंस अप्लाई करने के बाद, ये करने के बाद, ये करने के बाद भी हमने वहां से पॉवर्टी एलिवेशन नहीं देखा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमने वो एंटीथीसिस वाले पेज की बात कर रही है। बता ऐसी ऐसे, अच्छा ओके, ऐसा टॉप आइटम जो हमने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी के हिसाब से किया और तब भी पॉवर्टी एलिवेशन नहीं हो रहा। आंसर बहुत कॉमन है। हाँ, थोड़ा पीछे चला, आंसर इज राइट। मैं तो अभी शी सेइंग ग्रीन रेवोल्यूशन, सो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बट नॉट टू मच एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। मैं तो बिहार हो ही गया। द आंसर इज मोबाइल टावर्स एंड मोबाइल फोन्स। जैसे वर्ल्ड में चर्चा थी आज से 10 साल पहले कि जितना ज्यादा मोबाइल फोन और नेटवर्क्स का पेनिट्रेशन किसी भी देश में, वहां से पॉवर्टी एलिविएशन फास्ट हो सकता है। हमारा देश उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि अपने देश में गांव में जो लोग मोबाइल जिनके पास है वो बस उसको देख रहे हैं, उस पे गेम खेल रहे हैं, उस पे रील चल रहा है, उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं है। तो साइंस हैज बैकफायर्ड इन आवर कंट्री फॉर पॉवर्टी एलिविएशन आल्सो। और ऐसे ही कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है जिन जगहों पर उनकी तो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी, हमारी तरह नहीं थी। उनकी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम में सरकार को क्या प्रॉब्लम थी? दैट दे आर नॉट एबल टू रीच द लास्ट माइल पर्सन, सो देयर पॉवर्टी इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड।
तो उनके मोबाइल फोन से उसका लास्ट माइल तक के पर्सन पे पहुंच गया तो उसको पैसा मिलने लगता है ना। आपके देश में ऐसा नहीं होता है। लास्ट माइल पर्सन तक भी अगर टेक्नोलॉजी पहुंच गई तो पैसा पहुंच जाए जरूरी नहीं है। तो अपने में बैकफायर भी किया है। जैसे हम लोग हल से ट्रैक्टर की तरफ आ गए तब भी पॉवर्टी बरकरार है। ऐसे बहुत सारे फेसेट्स हैं जहां पर टेक्नोलॉजी हैज नॉट हेल्प्ड bring that social change of poverty alleviation, but that does not mean that we stop trying. That's a question. Fair? Anybody? Question? kahin bhi. The relationship between poverty and environment is a complex and multifaceted one. सबसे कड़क वाला क्वेश्चन था ये. Anybody? Nobody. Oh wow! Oh wow! ऐसे बता दूं, खाली पढ़ने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी ये आसान हो सकता था प्रोसेस. लेट्स सी. क्वेश्चन ये कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट is complex and multifaceted. तो ये रिलेशनशिप है. It is complex and it is multifaceted. ये मैं भी, मुझे मालूम है कि बच्चे ही जानते हैं कि ऐसा नहीं है. अच्छा, नहीं भी जानते, चलो उनसे डिस्कस कर. मेरा तो इंटरेस्ट है इसमें. हाउ? इसका जवाब आ गया, अपने मार्क्स शूट अप हो जाएंगे. हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड प्लीज डोंट स्टार्ट ब्लैबरिंग सिंपल लिंकेजेस, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल लिंकेज पे नहीं है. क्वेश्चन ही खुद बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स है. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, पुष्पराज? अच्छा, ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स में, इसने कोई एग्जांपल नहीं लिया. इसने बोला कि एनवायरनमेंट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गरीबी हटाने के लिए, तो एनवायरनमेंट का दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है जो गरीबी पे हावी हो जाता है. उसने क्या किया पता है? उसने कॉम्प्लेक्सिटी नाम के टर्म को इन दोनों को लेकर डिफाइन कर दिया. मैं तो एग्जाम्पल पूछ रहा हूं कोई भी, कि क्या आप बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट और पॉवर्टी के बीच का ये रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स क्यों है? एनवायरमेंट को छेड़ेंगे या पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए, तो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती है. ओके, हेल्थ खराब होती है, फिर से पॉवर्टी में आ जाते हैं. विशियस साइकिल तू बोल रहा है. जैसे एक वो एग्जाम्पल खाली ले रहा है कि पॉवर्टी से निकलने के लिए अगर एनवायरनमेंट में किसी जगह का बेनिफिट लिया तो सस्टेनेबिलिटी हैम्पर हो जाता है, और सस्टेनेबिलिटी अगर हैम्पर हो जाता है तो आदमी इफेक्टिवली फिर गरीब हो जाता है. वो- जैसे तेरा जवाब एकदम सही है, पर मैंने कॉम्प्लेक्स वाले पूछे, तूने सिंपल वाला बताया, वन साइड. उसने क्या बोला कि पुअर कंट्रीज जो है उनका से नहीं लेते एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए. दैट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दैट्स अ सिंपल प्रॉब्लम. क्लाइमेट रेफ्यूजीज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इट इज अबाउट द सीसॉ, विच वन टू एड्रेस फर्स्ट. शुड वी एलिमिनेट पॉवर्टी to compromise environment? Yeah, should the environment be sustained so that poverty has to?
जैसे आज अगर अपने में से किसी को भी बोले ओ भाई एनवायरमेंट बचाना है, अपने टॉप फॉर्म पे लेकर स्टेटस को जो जैसा है वैसा ही छोड़ना पड़ेगा, तो गरीब आदमी क्या बोलेगा, अब साहब हम गांव में रहे, मिट्टी का ही बर्तन बनाना, ये वो सब ऐसे ही रखना, कुछ भी बिकता तो है नहीं। हमारी जिंदगी का क्या होगा, हम कब ग्रो करेंगे? गाइस, व्हाट इज द फाइट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट UNFCCC? It is the fight between, what is the agreement of agriculture 1988? पर बॉक्स और एम्बर बॉक्स डी मिनिमस की है वो, मुझे थियरी में नहीं, मुझे प्रैक्टिकल पर। हाँ ऐसा कुछ क्या था, देखो मुद्दा कंट्रीज को 10% बेनिफिट फार्मर्स को देने की छूट है। I am not going into what is that. The whole idea is what? गरीब को सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है। उस दौरान इंडिया को क्या बोला जाता है, आप 1 पॉइंट से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते, ये क्या तरीका है? तो हम बोलते हैं हम पॉवर्टी एलिविएशन के लिए करते हैं। अमेरिका क्या, दिस इज अमेरिका स्टैंड, दिस इज इंडिया स्टैंड, हम दे रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं ना, दिस इज इंडिया एट UNFCCC अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज US। इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि इंसान को बचाए कि पर्यावरण को बचा भी लेंगे अगर, तो इंसान ही नहीं बचा तो पर्यावरण किसके काम का? ऐसे बहुत, हाँ मतलब अभी सुन रहा हूँ तो अलग लग रहा है, लेकिन मैं अभी जैसा टॉपिक देखा तो मैं तो ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन कैसे कर रहे हैं। जैसे पॉवर्टी की वजह से लोग मतलब सस्ती चीज अगर मिल रही है जो एनवायरनमेंट को हैम्पर भी कर रहे हैं, तो वो चीज कर लेते हैं हैम्पर एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट कैसे पुअर के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। हाँ बराबर है। तूने तो क्या लिया है, जो तू बोल रहा है ना, तूने क्या लिया है, तूने एक बार कभी ये लिया और एक बार कभी ये लिया है। मतलब इसकी वजह से ये कैसे बढ़ रहा है और उसकी वजह से वो कैसे बढ़ रहा है। हाँ मैं समझ गया, तूने ये लिया फिर तूने ये लिया है, तो दिस इज द इजियर वे आउट, इसीलिए मैंने लिखा ही नहीं स्ट्रक्चर में। ये लिखोगे तो फ्लो में मैं रॉन्ग नहीं कर सकता, बट जो ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वो तो सर जो अपन सब डिस्कस कर रहे हैं वो उस टॉपिक में ज्यादा स्कोप नहीं होता कि ग्रोथ और एनवायरनमेंट कैसे वो होता है जब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कि जब अपन सॉल्व करने की बात करते हैं तब तो अपन ये ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी का ट्रेड ऑफ बोलते हैं। जो अपन डिस्कस करते हैं उसका डिस्कशन ज्यादा तो पॉवर्टी एलिवेशन। अब वो इन जनरल खाली बात कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेशन तो हमने अज्यूम कर रखा है। वरना सर ये ट्रेड ऑफ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो तो ग्रोथ को लेके होता है ना। ग्रोथ ही मतलब पॉवर्टी एलिवेशन इज बेसिकली ग्रोथ, जैसे ऐसा देख इसका बस तो होगा वही, बट मुद्दा उस बात का नहीं है। मुद्दा यह है कि मेरा क्वेश्चन, मेरा नहीं ऐसे का क्वेश्चन ये है, हाउ इज इट कॉम्प्लेक्स, क्या करे क्या ना करे की स्थिति, किम कर्तव्य विमूढ़ वाला स्थिति, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जैसे सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए सबसे पहले ग्रोथ रोकना पड़ता है, और ग्रोथ अगर रुक गया तो सस्टेनेबिलिटी का अचार डालेंगे ऐसा। तो उसको समझाने के अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरीके, इंटरनेशनल नेशनल स्कीम्स एक्ट्स फलना ढिमका ये वो, हाउ इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वो देखना पड़ेगा। कि अभी जैसे कोई एक एग्जाम्पल, हाँ एक कहीं पढ़ा था, उतना याद नहीं है, कि जैसे दोज कंट्रीज आर वेरी लकी हु हैव डेजर्ट्स करंटली बिकॉज द लैंड इज वेरी चीप, नो कॉस्ट। तो सोलर पैनल्स बहुत फास्ट डल रहे और सस्ते में डल रहे हैं। तो अचानक से पिछले 2-3 साल में बोल रहे भाई तुम्हारा सही है, तुम हंसे ना, उस वही कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं मैं कि, और वो डेजर्ट वाला सोच रहा है कि बिजली पैदा तो ठीक है पर हम रण है, हमको पानी चाहिए। बोले वो वाव, अब उसको वाव बोल रहा है वो जिसके पास पानी है पर थोड़ा बिजली कम पड़ रहा है।
ऐसा उसके साथ हो सकता है जिसकी यूपीएससी में 800 रैंक हो और जीपीएससी में डेप्यूटी कलेक्टर। कि अभी क्या करना ठीक रहेगा, और दोनों रिजल्ट आगे पीछे आ रखे, और टाइम दिया है 2-3 महीने का। वो 140 करोड़ से पूछ लेगा कि तुझे क्या लगता है क्या करूं। आपके पास जो भी जवाब आ रहा हो ना दिमाग में, वो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से सही है। भगवान ना करे कोई उस स्थिति में होता है ना, उसको नहीं समझ आता, क्योंकि जीपीएससी अब वो दोबारा दे नहीं सकता, और यूपीएससी दोबारा अगर छोड़ दिया उस बार का, तो क्लास 1 तो है, मतलब फिर कहाँ ग्रोथ ज्यादा रहेगी, इसमें अपना राज्य भी मिलता है, अगले साल यूपीएससी दे के रैंक इंप्रूव तो हो ही सकता है। जीपीएससी परफेक्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ। लास्ट में बताओ, ऐसे में बड़े बूढ़े क्या बोलते होंगे उस आदमी को, तो उसकी AIR 2 सॉरी उसकी जीपीएससी रैंक 2 है, 1 नहीं दे रहा, 1 बहुत यूटोपियन साउंड होता है, अच्छा सिंगल डिजिट है, और डेप्यूटी कलेक्टर अलॉट हो गई है, और उसकी यूपीएससी 850 है, 800 850, और जो उसने सर्विसेज में भरा था अपने डैफ में, उसका उसको लास्ट वाला मिला है। और लास्ट वाले में हम क्या भरते, पौंडीचेरी बी ग्रुप सर्विसेज पुलिस है ही ऑप्शन, तो भरते ही हैं, सही है ना। हाँ भाई, इसका जवाब जो है ना, ये एक विभाजित जवाब है। जो आदमी खुद सोच रहा है वो उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई पूछ तो सर आप बताए, अरे मैं क्या बताऊं, ये बिल्कुल वही कॉम्प्लेक्स की तरह है। आज रात को सोया तो सोचा कि ले लूंगा मैं डेप्यूटी कलेक्टर, कल सुबह उठा तो बोलते कि पौंडीचेरी देखा मैंने, जगह तो अच्छी है। इट गेट्स कॉम्प्लेक्स मैन, ऐसा। और सबसे अजीब बात, उस लूप से निकल गया जिसमें गया ही इसलिए था कि यूपीएससी हो नहीं रहा है, तो किसी ने बोला जीपीएससी दे दे, वो लूप खत्म हो गया क्योंकि डीसी मिल गया, और वो लूप जिसके लिए वो पड़ोस वाला लूप लिया था, वो लूप में 850 रैंक है, वो लूप तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और आज ही गांव में क्या बोला, इस साल देख 800 आई है ना, अगले साल आराम से, तो बोलता है कि बात तो तेरी सही भाई, लिख दे एक बार बस खाली। यार ये तो मैंने खाली देखा है, ऐसा ही होगा ना, तो पूछेगा सामने वाले से, तो उसके पास कुछ भी बोलने का ऑप्शन दे रहा है ना, तो उसको उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मल्टीफेसेटेड तो है ही ना, एनवायरमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन। कैसे तू बता, मतलब तू नहीं बता, मतलब सॉरी, मतलब उसने मुझसे कैसे पूछा, मैंने कहा तू, उसको नहीं पता इसलिए उसने पूछा है। बट जैसे मल्टीफेसेटेड बेसिकली पेस्टल जी है। एक बार सोच, अब जवाब तो दे दिया मैंने, क्वेश्चन को पढ़। जैसे रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट इज अ मल्टीफेसेटेड वन। पूछ रहा हूं, एनवायरमेंट सॉरी, एनवायरमेंट की बर्बादी से सोशल पॉवर्टी हो सकती है क्या, इकोनॉमिक पॉवर्टी हो सकती है क्या, लॉ वाइज हम पुअर हो सकते हैं क्या, इंटरनेशनली पुअर हो सकते हैं क्या, ज्योग्राफिकली पुअर हो सकते हैं क्या? अगर इंस्टिंक्टिव में हाँ आ रहा होगा ना, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिकी था। मैं तो आई एम हैप्पी दैट फ्यू पीपल हैव ट्राइड राइटिंग दिस वन। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर हैप्पी सीइंग द स्ट्रक्चर दैट हैज बीन ड्रॉन ऑन द बोर्ड। किसी का थोड़ा इनपुट इसमें, कि किसी ने मल्टीफेसेटेड में क्या लिया है, लिया है सेम, बढ़िया।
बैठा कोई ऐसा है जिसने ये ऐसे ट्राई किया और उसका ऐसा नहीं बैठा हो? अच्छा, थर्ड ऐसे था ना ये वाला, और ये टॉपिक लिया था। हाँ, तो ये तो डेप्थ वाला ऐसे ही था। पर एक बात जस्ट आस्किंग, जैसे अगर मैं पार्ट बी को तीसरे घंटे में लेता हूं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं थर्ड वाला मतलब ये वाले को अपना ऐसे चुनूं। पता नहीं क्यों। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जैसे बहुत फास्ट इंस्टिंक्ट में पहला वाला आता है, क्योंकि ऐसे आदमी देखते हैं ना, एजुकेशन एंटरप्राइज एम्पावरमेंट लगता है, हाँ 2-2 पेज तो यहीं ठोक दूंगा। अब तो तीन समय 30-40 मिनट बाकी, चल फटाफट लिख लेता हूँ। ऐसा इतना मल्टीफेसेटेड और इतना वो तो फुर्सत मांगता है। पिछली बार हम यही बात कर रहे थे ना कि वो चॉइस ऑफ ऐसे का एक कैच होता है यार। उस टाइम पीरियड में वो थोड़ा जजमेंट रॉन्ग हो जाए तो 10 मार्क का गैप आ जाता है गेम में। ओके, एंड द लास्ट, ये मेरी नजर में इसके तीनों टॉपिक ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस टॉपिक नहीं थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता है, एम्प्लॉयमेंट में मिला जुला के वो एम्प्लॉयमेंट देने के अलावा का कोई ऐसे ही नहीं बन रहा था कोर जो उसका था। कोई है जिसका जिस तीन देखकर फिर भी भारी कंफ्यूजन है? पहले तो सेम ही लग रहा था। हाँ है, एक है, फर्क है, पर सिमिलर साउंड होता है। जैसे आई एम जस्ट रीडिंग ऑल द 3 एसेस। जैसे इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी इज चैलेंज्ड बाय स्टार्क डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। दिस इज गाइस एन इजी ऐसे। इसमें ये बताना, भले आपको लगे कि सर इजी तो एक कंपैरेटिव वर्ड है, हेलो, ये बताना कि गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्या क्या रीजंस है, किस वजह से, और क्या ये कोई रॉकेट साइंस ऐसे नहीं है। किसी ने ये वाला ट्राई किया है, पहला वाला? ओके, so this was an easy bet, I think, instinctively. In search of better opportunities, a significant portion of India's workforce migrates, और इसका कोर वर्ड था इंटरनली। जैसे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लिखने की इच्छा थी विदेश भेजने वाला, क्योंकि उसमें लोग 2 पेज लिख देते हैं। कोई सऊदी भेजने लगता है, कोई यूके भेजने लगता है, कोई अमेरिका भेजने लगता है, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, जापान भेज देते हैं। तो 3 पेज तो तुम वहीं खा जाते हो, और तीनों पेज में वैरायटी खाली शहर बदलता है, बाकी फीचर सेम रख रहे हो। देखियो सर, मैंने आउटवर्ड ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने इंटरनल माइग्रेशन रखा है, का मतलब बिहार से निकल के अगर लोग सूरत आए तो अलग कारण से आएंगे, बंबई जाएंगे अलग कारण से जाएंगे, साउथ जाएंगे अलग कारण से जाएंगे, दिल्ली जाएंगे अलग, कश्मीर जाएंगे अलग, और बिहार से आदमी निकल के अगर मणिपुर जाएगा या गुवाहाटी जाएगा तो अलग। हर जगह जाते वक्त उस जगह का जो प्लस है उसको इम्बाइब करके वहां के लिए एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा ना। ऐसा कि अगर कोई भी बिहार का एग्जांपल लिया मैंने, मान लो काठियावाड़ है, वहां पर एक इंस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये है कि हीरा घिसते वाले काम में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो ही सूरत आना पड़ेगा ना। और अगर वही काम के लिए आ रहे हैं तो आप दिल्ली तो जा ही नहीं सकते, उधर किधर हीरा घिसेंगे। तो इसीलिए जगह भी फिक्स होती है, और अकॉर्डिंगली आपका स्किल सेट फिक्स होगा, तो आपको इंटरनली में वैसा लिखना पड़ेगा। किसमें? इन सर्च ऑफ बेटर और सिग्निफिकेंट पोर्शन, क्या कर सकते हैं किसमें डिवाइड? 2 टाइप के होते हैं, पुश एंड पुल। हाँ, पुश एंड पुल। पुल के 2 भी होते हैं, हाँ हाँ, सेंटर होते हैं, जोन परफेक्ट। उसमें अलग-अलग जोन के। उसने कहा कि माइग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, पुश एंड पुल। हाँ, तो पुल के अपने फैक्टर्स और पुल वाली जगह से अपने, कि सूरत खींचता है, बंबई खींचता है, दिल्ली खींचता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तूने रूरल अर्बन लिखा है इन सर्च। हाँ हाँ, रूरल अर्बन इज ऑब्वियस, बुरा नहीं मानना, सबसे सस्ता जो है वो रूरल अर्बन है, पर रूरल अर्बन में 8 पेज लिखने पड़ जाएंगे, क्योंकि तू रूरल जो रखेगा। अच्छा, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज में अलग, वो तो ठीक है, वो तो सारे ही लोग अपॉर्चुनिटी में, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी भाई, इट कैन बी हेल्थ, एंटरटेनमेंट से लेकर एनीथिंग। तो इसीलिए तो जब ये बोल रहा था ना अभी कि फर्स्ट और सेकंड सेम दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले में इट इज वेरी क्लियरली बिटवीन स्पेसिंग ऑन रूरल ओनली, बट दिस वन इज नॉट रूरल अर्बन ओनली,
दिस इज रीजनल, इंटरनली लिखा है ना गाइस। मैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बंदा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। जैसे हमारे में जब हम लिखते हैं तो हम कैसे पढ़ते पढ़ाते हैं। सपोज बिहार लिया एग्जाम्पल, और कोई जगह ले ली बिहार की, भागलपुर, तो वहां से भागलपुर के गांव से भागलपुर के शहर आता है, तो दैट इज रूरल टू अर्बन। मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं। फिर जब भागलपुर से कोई पटना जाता है तो दैट इज इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, दैट विद इन द स्टेट वो पटना जाकर रह रहा है। फिर जब वो बिहार से निकल के गुजरात आता है तो फिर वो इंटर स्टेट माइग्रेशन है। तो ये 3 टाइप की, ये एक बाहर वाला होता है, ये होता है। फिर कोई उसमें लिखता है रीजनल, कि जैसे ज्यादातर बिहार साइड के लोग किस साइड जाना पसंद करते होंगे। बंगाल, नो, बंगाल इस, हाँ, दिल्ली साइड, क्यों? हाँ, एग्री लेबर, नहीं, अमीर आदमी की भी बात कर सकते हैं यार। फिर वही बात, इनकम अपॉर्चुनिटी, लैंग्वेज, बस लैंग्वेज, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी दिल्ली नहीं दे रहा है, सूरत दे रहा है। तो आई एम सेइंग, एक सेकेंड, जैसे बिहार साइड के लोग दिल्ली जाना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं है। आई एम टॉकिंग फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ माइग्रेशन, आस्क देम टू गो टू चेन्नई और प्रॉब्ली मदुरई और बी लाइक क्या जैन हूं कर। जैसे वेयर विल पीपल ऑफ गुजरात माइग्रेट टू? महाराष्ट्र। ये बस आपने, मैंने बहुत कम, आपका पता नहीं, रेयरली मैंने सुना है कि आ गुजराती भाई कलकत्ता रह छे। पीपल आर स्माइलिंग ऑल्सो। तो इसका मतलब मैं सही कह रहा हूं। इंडिया में सुनना, रूरल अर्बन, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, रीजनल माइग्रेशन, मेंटल रीजन है लोगों के दिमाग में। तो अगर ये एस्पेक्ट लिखे, एंड फिर अपॉर्चुनिटी को भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई हेल्थ के लिए जा रहा है, कोई एडुकेशन के लिए जा रहा है, कोई रिक्रिएशन के लिए जा रहा है। वर्कफोर्स लिखा है, क्यों नहीं? एडुकेशन के लिए वो वर्कफोर्स जाता है ना। अरे वो एडुकेशन के लिए इसलिए उधर जा रहा है ताकि उधर काम कर सके। नहीं, एडुकेशन इज फाइन टू बी अ वर्कफोर्स। आई टेल यू ऑनेस्टली, जैसे टेल मी, वेयर डू गुजरातीज माइग्रेट टू in the world? US, UK, to become a part of workforce. Why do they go? First stage is education, but the whole core is to be a part of that workforce. सर ये इंटर स्टेट और रीजनल माइग्रेशन फर्क क्या होगा? इंटर स्टेट मतलब बस गुजरात से बिहार से निकल के गुजरात। रीजनल मतलब अब हम वेस्ट ही जाएंगे, हम नॉर्थ ही जाएंगे, हम साउथ ही जाएंगे। रीजन तो कोई भी स्टेट, तो उसमें 3-4 राज्य आ गए ना, जैसे वो नॉर्थ इंडिया जाएगा। ऐसा ये 4-5 प्रकार के माइग्रेशन, मतलब ऐसा कुछ आ जाए ना माइग्रेशन पे, तो मैं खाली बता रहा हूं कि दिमाग इस तरीके से चले तो थोड़ा सा थोड़ा खुला खुला रहता है दिमाग। ऐसा है, इसलिए मेरे को इसमें उतना टॉपिक ऐसा आ ही नहीं रहा था। मेरा भी दिमाग स्टक इसलिए हो गया था क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ भी सोच रहा था ना, तो सिवाय एम्प्लॉयमेंट देकर देश बढ़ाने को लेकर कुछ और हो ही नहीं रहा था दिमाग में, कि कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में ना, जैसे पॉलिटिकल सोशल, अब कैसे लिखूं कि वो कौन से कंस्ट्रेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट में वो कंस्ट्रेंट्स नहीं रहे इंडिया में इन जनरल, पहले थे। हाँ हाँ, मतलब लोग ड्रिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेशन पे ज्यादा लिख सकते हैं कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट, बट कोर तो एम्प्लॉयमेंट का है ही। थर्ड, स्किलिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन जॉब्स फॉर अ फ्यूचर प्रूफ इंडिया। ये आजकल इतना चल रहा है, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स, मतलब every multinational, every sustainable talking person is talking about this thing. जैसे India is a country with extremely low green jobs. We as a country are a very very typical job seeking aspirational country. हमारे देश में बात ही ऐसी होती है, कोई जॉब है, वो सेंटेंस ही यही बता देता है, नौकरी चाहिए, कोई भी हो, मैं वो नहीं पूछ रहा।
वी डोंट स्पेसिफाई आर स्किल सेट एंड देन आस्क फॉर जॉब्स, वी से जॉब है पोछा मार, ये वाली नहीं, तो पहले बताना चाहिए था ना कौन सी चाहिए। तो हम लोग क्योंकि एक निहायती जेनेरिक जॉब सीकिंग कंट्री है, तो उसमें ना ग्रीन जॉब्स एक अच्छा टॉपिक है जो तुमको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना चाहिए था। अपने में से किसी ने भी ये टॉपिक अटेम्प्ट किया है? इतनी मेहनत से मैं एम्प्लॉयमेंट में एक अच्छा टॉपिक सोच के आया कि चलो और सोचते वक्त भी क्यों सोचा था, खाली वो बता रहा हूं। ऐसे देखते रहते अपने कि क्या चल रहा है एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में, तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो जो उभर रहा है। मेरी बुद्धि ने ये कहा कि जनरली सिविल सर्विसेज में वो वाले टॉपिक पे एसेस बहुत बार आते हैं जो जो इमर्जिंग है, और तुमने इस टॉपिक को डिस्काउंट दे दिया है। बता इंडिया में कौन से पर, अच्छा बता, मतलब क्या, पहले पूछ लेता हूं, तुम में से कोई बता सकता है कि कोई अगर ग्रीन जॉब कौन सा होता है इंडिया में? या एक काम करना, घर जाके इसको टू डू लिस्ट में डाल दो, अच्छे से 2 पेज पढ़ लेना, 3 पेज। एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस गोस, इफ नॉट इन ऐसे राइटिंग, जीएस के पेपरों में आए नहीं आए, कुछ तो जॉब रिलेटेड कुछ आएगा तो एक पैराग्राफ ही लिख कर अपने एज ले लेंगे, और क्या। हाँ ये वो jobs है जो ओयो के जो फाउंडर है, उसमें जो मतलब जो एम्प्लॉइज है, तो वो ऐसे वर्क करे, वो वाला ग्रीन। नहीं, उसने पूछा कि ओयो का जो फाउंड मतलब भविष्य अग्रवाल की जो कंपनी है ओला, उसका जो तमिलनाडु में प्लांट है वो एक विमेन सेंट्रिक विमेन रन प्लांट है, विमेन डोमिनेटेड, दैट्स नॉट अ ग्रीन जॉब गाइस, होल्ड। सूर्य मित्र इज अ ग्रीन जॉब। क्या होता है सूर्य मित्र? सोलर पावर का इंस्टॉलेशन कराने वाले जो नेशनल सोलर मिशन में जो लड़के लोग लगे रहते हैं वो रिन्यूएबल या सस्टेनेबल, कोई भी ग्रीन, एनीथिंग विच इज फॉर सस्टेनेबिलिटी। मैं वही बोला, ये एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ के रखना चाहिए, दूसरे से आगे रहना है ना, तो ज्ञान हो, चाहे एक पैराग्राफ हो चाहे पेज हो, कम से कम वो वाला पार्ट अपना होना चाहिए। फिर जैसे अगर जैसे किसी के पास कोई भी सुझाव है, कोई काम बात, एनीवेयर यू थिंक दैट that we can improve the stake in scoring 90s in essay, so I am open to suggestions, anybody, anywhere, anybody, anything. Okay, fair, thank you.